बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है दुर्र समन बिलाल का नावल दिल तेनू दे बैठे। ये मैंने काफ़ी पहले रीड किया हुआ, मुझे इसकी स्टोरी नहीं याद। तो आइए आज हम मिलकर इसको पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे ईजीली। अमेरिका से फ्लैट लैंड कर चुकी थी। उर्टशेर पिछले 1 घंटे से फ्लावर बुक के लिए खड़ा था। जावीन 2 साल के बाद अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आ रही थी। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो स्लीवलेस टॉप पर नैरो जीन्स और लॉन्ग शूज़ पहने, माथे पर ग्लासेस लगाए, हैंड कैरी हाथ में थामे बाहर आई तो लोगों के हजूम में सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज में वेस्ट कोट पहने, रिबन ग्लासेस लगाए, हाथ में फ्लावर के बुके पकड़े, इस पेंडू मलक अर्टशेर को देखकर इसका मूड पूरी तरह से ऑफ हो गया। जामीन ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इसके अंदाज में सख्त बेजारियत थी। इसने शाहजेब को कॉल करके अपनी फ़्लाइट के टाइम बता दी थी, मगर वो फिलहाल इसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसे जिस शख्स से सख्त चिढ़ थी, मलक हदायत ने जावीन को रिसीव करने के लिए इस शख्स को भेजा था। अस्सलाम वालेकुम। अर्शद मुस्कुराते हुए जावीन के करीब आया। हुलिया तो इसका पहले जैसे ही था, अलबत्ता वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन हो गई थी। अर्शद ने इसके हसीन चेहरे को अपनी बसारते हुए मकीद कर दिया। हाय। बिगड़े तेवरों के साथ माथे पर बल डाले, च्युइंगम चबाते मुख्तसर ने जवाब दिया। कैसी हो जावीन? वो इसकी बेरुखी को नज़रअंदाज करते मुस्कुराकर पूछने लगा। 2 साल ठीक रही हूँ, मगर अब नहीं लगता ठीक रहूँगी, वो हमस बिगड़े तेवरों के साथ जवाब दिया। कि एनीवे डैड नहीं आए? वो बहुत मसरूफ़ थे। चाइना से एक डेलीगेशन आया हुआ था, इनके साथ मीटिंग थी इनकी। अर्शद ने वजाहत की। जानती हूँ मैं, डैड के लिए इनका बिजनेस हमेशा से ही अहम रहा है मुझसे। जामीन ने गुस्से से शिकवा किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मामू, वाकई बिजी थे और मुमानी भी आना चाहती थी, मगर वो चंद लम्हों के लिए रुका। मगर मॉम अपनी सो कॉल्ड एनजीओ की किसी मीटिंग में बिजी होंगी। जामीन ने झुंझलाकर इसकी बात मुकम्मल की। जवाब में खामोश रहा। वो कुछ गलत कह भी नहीं रही थी। मलक हदायत और फौजी बेगम ने इसे हमेशा इग्नोर किया था, जिसकी वजह से वो इतनी बदतमीज़ और खुदसर हो गई थी। तो फिर पुत्र तू क्यों सिरे चढ़ाई जाना, जी तेन सीधे मुँह नहीं ला रही? ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था। अर्शद ने फूल इसकी जानिब बढ़ाया, हालांकि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। जाबीन ने नागवारी से फूल इसके हाथ से लिए तो अर्शद का दिल बुझ गया। बंदा इज्जत भी उन्होंने दे जो इज्जत लेने के काबिल होवे। इसी असना में शाहजेब इसके करीब आ गया। हाय जेब, हाउ आर यू? जाबीन बेसाख्ता खुशी से इसके गले लगी। आई एम फाइन माई डार्लिंग। शाहजेब मुस्कुरा दिया। करीब खड़े अर्शद का खून खौल उठा। वो इसकी मंगेतर थी, उसके सामने बना हाय दीदा दिलेरी से अपने पुराने फ्रेंड से गले मिल रही थी। चले सामीन। शाहजेब ने इसके हाथ से हैंड कैरी लिया। ओके लेट्स गो, सामीन ने इसे जवाब में मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहा। जावीन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अर्शद ने संजीदा चेहरे के साथ इसे बावर करा। सो व्हाट, तुम वापस चले जाओ डैड को, जो तुम्हें यहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। वो अच्छी तरह से जानते कि तुम मेरे नापसंदीदा लोग की लिस्ट में सरफहरिस्त हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दी। रबिश। मैं शाहजेब के साथ घर जा रही हूँ। जामीन रौनक से कहती शाहजेब के साथ चलेगी, और वो हैरत अफसोस का बुत बना जाने कितनी देर वहाँ खड़ा रहा। सारी रात वो जिस लड़की के बारे में सोचता रहा था, सोच सोच कर जागता है। इसने चंद लम्हों में से आसमान से ज़मीन पर लापट खा। इसे 3 साल बड़ा था, मगर वो अपनी उम्र या इसके बीच और अपने बीच रिश्ते का लिहाज किए बगैर चंद लम्हों में इसकी बेइज्जती कर दिया करती थी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कसूर भाई तेरा ही है। क्यों उसको इतना वैल्यू दे रहा है? उसको इज्जत के काबिल नहीं है, इसीलिए उसके माँ बाप उसको सही औकात पे रखते हैं उसकी। जाविन तुम बहुत खूबसूरत होगी हो। शाहजेब ने गाड़ी ड्राइव करते हुए गर्दन मोड़कर इसे देखा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। तुम भी तो अच्छे खासे डैशिंग हो गए हो। वैसे मैंने तुम्हारी तारीफ इसलिए हरगिज़ नहीं की थी कि जवाबन तुम भी मेरी तारीफ करो। शाहजेब ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वैसे मेरी गैर मौजूदगी में गर्लफ्रेंड तो खूब बनाई होंगी तुमने। जाविन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड थी, और है और रहेगी। जाविन मलिक। शाहजेब से मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला। वैसे लड़की पटाना तो कोई तुमसे सीखे जावीन हंसी। तुम्हारे अलावा मुझे किसी को पटाना भी नहीं है, समझी तुम? शाहजेब ने मसनूई खफकी दिखाई। टीना क्यों नहीं आई? इसे भी साथ ले आते। जावीन को जैसे अचानक याद आया। टीना को फीवर हो रहा था, वो आना चाहती थी मगर नहीं आ सकी। शाहजेब ने इत्तला दी। ओ इट्स ओके। जावीन ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा ये बताओ, अब इस पेंडू का क्या करना है? शाहजेब ने से याद दिलाया। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग चल होता था, मैं जिस शख्स के साथ 5 मिनट नहीं गुजार सकती, इसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? वो जिद हुई। वैसे तुम्हारे डैड और मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, इमोशनल ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती तुम्हारी मंगनी इस पेंडू से करवा दी। शाहजेब ने गुस्से से कहा। पता नहीं स्टूपिड पेंडू ने मॉम और डैड पर ऐसा क्या जादू कर रखा है कि वो इसकी कोई बात टालती नहीं। जाबिन झंझलाई। नफरत है मुझे मलक शेर से। तुम्हारा भी तो कसूर है ना, नेक परवीन और मशरकी लड़की बनने के चक्कर में तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बगैर सोचे समझे कर लिया। शाहजेब का गुस्सा हमस पर कायम था। शाहजेब मैं कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ ना करती? मेरा इनकार सुनकर डैड को हार्ट अटैक हो गया था। अगर खुदा ना ख्वास्ता इन्हें कुछ होता था तो मैं खुद को कभी माफ़ ना करती। जावीन के अंदाज में बेबसी थी। तो फिर कर लेना इस पेंडू से शादी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे डैड और मॉम तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते। शाहजेब ने कनखियों से देखा जो सोच रही थी। ज़ैनब, ज़मीन तुम कुछ ऐसा करो कि अर्श
नहीं ज़ेब, तुम कुछ ऐसा करो कि अर्शद खुद ही मुझसे शादी से इनकार कर दे। जावी ने मदद तलब नजर से शाहजेब को देखा। मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शाहजेब ने एक जगह यू टर्न लेते हुए इसकी बात आगे बढ़ाई। हाँ वैसे आइडिया तो अच्छा है जावी, तुम अपने एटीट्यूड से अर्शद को इतना तंग करो, इतना जिच और जलील करो, मुतनफ़र होकर ये मंगनी तोड़ दे। इस तरह मंगनी टूटने से वो तुम्हारे डैड और मॉम की नज़रों में भी गिर जाएगा और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। नहीं, शाहजेब की बात पर जावीन धीरे से मुस्कुराई। अर्शद बहुत ढीठ इंसान है, बचपन से मुझसे बेइज्जती करवाता है, वो मेरी बेइज्जती का आदी है। इस बार कुछ बहुत अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि इसका खून खौल उठे, वो इमोशनल होकर ये रिश्ता तोड़ दे। जामीन पूरी सोच अंदाज में बोली, हाँ ढीठ तो ये वाकई बहुत है, वरना जितनी तुम इसकी इंसल्ट करती हो, कोई गैरतमंद होता तो कभी तुमसे रिश्ता ना जोड़ता। बहरहाल तुम परेशान मत हो, इस बार इसे ऐसा मज़ा चखाएंगे कि याद करेगा ये पेंडू। शाहजेब ने दांत पिसे जामीन मुस्कुराई। वैसे मानना पड़ेगा तुम आज भी इतने ही कमीने हो जितने 2 साल पहले थे। जामीन की बात पर शाहजेब ने मुस्कुराते हुए एक तवील सांस लिया। इस मोहब्बत ने रांझे को जोगी बना दिया, मजनू को कासा पकड़ा दिया, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने कमीना बना दिया मुझे। हा हा हा। शाहजेब ने अपनी बात पर कहकर लगाया, कम ऑन यार, रास्तों में यार पत्थर तो हटाने पड़ते हैं। शाहजेब अब मोहब्बत पाश नजरों से जामीन को देखते हुए धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर हमेशा से फ़ख्र रहा है शाहजेब। जामीन इसके मोहब्बत भरे अंदाज पर मुस्कुराई। मैं तुम्हारे आने की खुशी में इस वीकेंड पर पार्टी दे रहा हूँ, इसने इतला दी। अरे इसमें क्या ज़रूरत थी ज़ेब, मेरी जान ज़रूरत थी इसलिए तो पार्टी दे रहा हूँ। टीना की, मारिया और अली के साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। टीना, विकी, मारिया और अली के साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, चिलशिल मारेंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। और वैसे भी इन चंद लम्हों की मुलाकात से मेरा दिल नहीं भरा, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। शाहजेब मोहब्बत भरे अंदाज में जामीन की जानिब झुका। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जामीन। जामीन ने मुस्कुराते हुए से पीछे किया। अपने दिल को समझाओ, मैं सारा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एक बार इस पेंडू से मेरी जान छूट जाए, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जावीन, एक वक्त आएगा जब तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे, मेरी नज़रों के सामने, मेरे पास। और जानती हो मैंने सोच रखा है शादी के बाद कम से कम 6 महीने में कोई काम नहीं करूँगा। हम हनीमून टूर पर यूरोप जाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। शाहजेब ने फैसला सुनाते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखा और आने वाले दिनों को प्लान करने लगा। अगर काम नहीं करोगे, डैड का बिजनेस ही संभालोगे, तो इस पेंडू को छुट्टी कैसे करवाएंगे हम? तुम्हें अपनी काबिलियत से डैड को मुतासिर करना होगा। जावीन ने मुस्कुराते हुए से याद दिलाया। एक तो ये पेंडू हर तरफ से हमारी खुशियों में रोड़े अटकाने के लिए आन खड़ा होता है। शाहजेब ने झंझलाकर स्टेयरिंग पर मुक्का मारते हुए कहा, डोंट वरी, अनकरीब ही हमारी लाइफ से निकल जाएगा। जावीन के लहजे में यकीन था। हाँ उम्मीद पे दुनिया कायम है। शाहजेब ने शान कहा, अरे हाँ जावीन, मुझे तुमसे एक काम था। कैसा काम? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मामा और पापा में सेपरेशन हुई तो मैंने अली से कुछ रकम उधार ली है। मुझे अलग फ्लैट में शिफ्ट होना था। अली ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। तुम्हें तो मालूम है फ़िलहाल मैं जॉबलेस हूँ और वो मुझसे अपनी रकम का तकाजा करे। इसकी सिस्टर की शादी, अगर तुम मुझे 5 लाख उधार के तौर पर। शाहजेब ने झिझक कर बातें थोड़ी छोड़ दी। डोंट वरी ज़ेब, तुम्हें मेरे होते हुए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कल 5 लाख मिल जाएंगे। ए लो, ए नीनू नज़र आ रहा है कि मैंने कुछ ठग रहा, मैंने लुट रहा। तो कोई नहीं, इदा दी बंदे जी अखा ते पट्टी बनी होती ना, बड़ी बड़ी तबीयत वाश होकर उतरती है। जावीन ने मुस्कुराते हुए इसकी परेशानी दूर की तो शाहजेब के चेहरे पर गहरी और खुशी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ गई। थैंक यू सो मच मेरी जान। शाहजेब ने इसका हाथ पकड़ कर कहा। जान भी कहते हो, थैंक यू कहकर पराया भी करते हो। जामीन ने इसे मोहब्बत पाश नज़र से देखते हुए कहा तो मुस्कुरा दिया। सूरज नहीं डूबा, ज़रा सी शाम होने दो, जल्द ही लौट जाऊंगा, मुझे ना काम होने दो। ये नाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो। मुझको नहीं करना है इतराफ़ शिकस्त, कब तस्लीम कर लूँगा, ये चर्चा आम होने दो। हस्ती नहीं अनमोल, फिर भी बिक नहीं सकता, मुझे बेच लेना, पर ज़रा नीलाम होने दो। आगाज़ में हौसला क्यों तोड़ बैठे हो, अब कुछ जीत जाओगे, ज़रा इनाम होने दो। अर्शद का दिल बुझ गया था, वो मायूस हो गया था। एक ना समझ में आने वाली लड़की थी जिससे वो चुपके मोहब्बत कर बैठा था। हर रोज़ खुद को तसल्ली देता कि इसकी सुधरने की उम्मीद है, मगर वो हर रोज़ इसकी उम्मीद के दियों पर पानी फेर देती। 2 साल अमेरिका में गुजार लेने के बाद वो और खुद सर हो गई थी। इसकी शख्सियत में, इसके मजाज और इसकी एक्टिविटीज़ में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं आई थी। 2 साल की जुदाई ने बदतमीजियों को कम ना किया था। वो बचपन की आदत से थी कि अगर इसे कोई भी बात समझाने की कोशिश करता, वो 2 मिनट में इसकी बेइज्जत कर दिया करती थी। इसके बावजूद कौसर बेगम इसकी पुप्पी होने के बावजूद सोच समझ कर इससे बात सामने बोला करती थी और इससे बहुत मोहब्बत जताया करती थी। और क्यों ना जताती, वो अर्शद की माँ थी और जावीन इनकी होने वाली बहू थी, जिससे बहरहाल इन्हें बहुत प्यार था। जामीन की आमद का कौसर बेगम को इल्म हुआ तो वो खुशी से कसूर से दौड़ी चली गई। जामीन सुबह उठकर डाइनिंग टेबल पर आई। अर्शद और कौसर बेगम एक दूसरे को देखकर नजर चुरा गए। वो स्लीवलेस नाइटी में डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। अर्शद के साथ पुप्पी कौसर को बैठा देखकर जामीन की भवें सुकड़ गई। नागवारी के तासुरात इसके चेहरे से बासे आया हो रहे थे।
जिन्हें नज़रअंदाज करते हुए कौसर बेगम अपनी चेयर से उठकर इसके करीब आ गई और उन्होंने मोहब्बत से ज़ामीन को अपने सीने से लगा लिया। मैं सदके जाऊँ, मेरी शहज़ादी आ गई, की हाल है मेरी बेटी का? कौसर बेगम ने इसके माथे पर बूसा सबत किया और प्यार से इसका हाल पूछा। इसका मूड हवस ख़राब था। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब। मैं वारी जामा, मेरी शहज़ादी कितनी सोहनी हो गई है। पुप्पी मैं पहले भी बदसूरत नहीं थी। जावीन ने मुंह फुलाकर जवाब दिया तो कौसर बेगम के से आ गई। अरे नहीं मेरी पुत्र, मेरी रानी, मेरा मतलब था कि तू होर सोहनी हो गई है। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए इसे देखा तो बिगड़े तेवरों के साथ वो चेयर घसीट कर बैठ गई। जानती हूँ मैं पुप्पी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आपकी राय की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसके गुस्ताखाना अंदाज पर मलक हिदायत और फौजिया बेगम ने जज्बा सा होकर एक दूसरे को देखा। कौसर बेगम शर्मिंदा अंदाज में फिर से चेयर के पास जाकर बैठ गई। हाय गुड मॉर्निंग, जावेद ने मलक हिदायत और फौजिया बेगम पर सरसरी निगाह डालकर धीरे से कहा और साथ ही बटलर को आवाज़ दी। रशीद कहाँ हो, कॉफ़ी लाओ मेरे लिए। अरशद ने चाय पीते हुए कनखियों से इसके माथे पर पड़े बल देखे। रशीद से मैंने तुम्हारी पसंद का इटालियन ऑमलेट बनवाई है। तो फौजी बेगम ने ये लो। फौजी बेगम ने प्लेट जावीन के आगे रखी। थैंक्स। इसने ऑमलेट का एक टुकड़ा कांटे की मदद से उठाकर अपनी प्लेट में रखा। इसे इस नाम रशीद बटलर कॉफ़ी ले आया। ज़मीन पुत्र, ये सुबह सुबह कॉफ़ी पीकर अपना कलेजा क्यों साड़ती है? ये ले, ये माल्टे का जूस पी। कौसर बेगम ने मोहब्बत भरे अंदाज में जूस का गिलास इसके करीब रखा। पुप्पी, ये 22 साल की हो गई हूँ मैं, आपको मेरा नाम लेना नहीं है और प्लीज़ मुझे अपने पेंडुआना किस्म के उल्टे सीधे मशवरे हरगिज़ न दिया करें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर और क्या नहीं। जावी ने गुस्से से बोलते हुए चटती सी निगाह चेयर पर डाली जो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें अपने अच्छे बुरे की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मलक हिदायत ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए से घूरा। मलक हिदायत के लहजे में दृष्ट की थी। डैड, आपको वैसे भी मेरी हर बात बुरी लगती है। आपके लिए शुरू से मुझसे ज़्यादा आपके पेंडू बहन भाई अहम रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। जावी ने झंझलाकर कॉफ़ी का मग उठा लबों से लगा लिया। फौजी बेगम को भी इसके लहजे गुस्ताखाना अंदाज पर शर्मिंदगी हो रही थी। मान कौसर बेगम खफीफ से अंदाज बोली। ना पा हिदायत, मेरी शहजादी पर गुस्सा ना करे, मैं तो कम अक्ल सी औरत हूँ, मेरे तो एवं मुँह से बात निकल गई। आजकल की कुड़ियाँ बड़ी सियाणी हैं, अच्छा चंगा माड़ा जानती हैं। हम तो पुराने ज़माने के हैं, सवेरे सवेरे दूध और लस्सी पीने वाले। हमें क्या पता है शहरी कुड़ियाँ आजकल क्या करती हैं। कौसर बेगम ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। यार जिन्हों इन्नी इज्जत ते प्रोटोकॉल दे रही है, डी इज्जत के काबिल है नहीं जिन्ना कौसर बेगम ने छेड़ता चौका लेता। ठीक है पंडो, आप एहसास कमजोरी का शिकार भी हो सकते हो शहर वालों के सामने, लेकिन यार पहली बात तो आपका एहसास कमजोरी का शिकार होना ही नहीं चाहिए। जो हो आप हो, सीधी साफ बात है। और दूसरी बात, एम ही एक बंदा आपको मुँह लगा नहीं रहा, आप उसको सर पे पढ़ाई जा रहे हो। अरशद की भूख खत्म हो गई। जामीन इस तरह का रवैया रवा रखती वो बर्दाश्त कर भी लिया करते थे, मगर अपनी बेवा माँ से इससे ये रवैया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जामीन को देख रहा था, मगर वो ठटाई से छुरी कांटे की मदद से नाश्ता करने में मसरूफ़। इसे दिल ही दिल में खुशी हो रही थी। शाम को अर्शद कौसर बेगम की वजह से जल्दी आ गया। वो माँ बेटा टीवी लाउंज में बैठे रहे। कौसर बेगम प्लाज्मा टीवी पर पंजाबी फिल्म देख रही थी। अर्शद इनके साथ बैठा था। वो हील पहने बैकलेस टॉप पर लॉन्ग स्कर्ट में मोतियों का मैचिंग हार पहने अपने कमरे से आकर लॉन्च में चले। ये घर है कि सिनेमा हॉल नहीं? आपने स्टूपिड से मूवी देखने तो वॉल्यूम कम कर ले। वो नाक भौं चढ़ाती बोली। अच्छा तो ये घर तुम्हारे लिए घर है? हमेशा इसे एक होटल ही समझा ना, जो सिर्फ सोने और खाने पीने आती हो। अर्शद ने तंजी अंदाज में बोलते हुए गुस्से से कहा। ओ तो चूंटियों का भी बार निकला है। वो तनफ्फर से अर्शद को देखा। वो आज भी कॉटन के शलवार सूट में वेस्ट कोट पहने इसे इतना भी बेहुदा नहीं लग रहा था, इतना भी पेंडू नहीं लग रहा था जितना वो बचपन से लेकर अब तक लगता आया था। मेरा नाम अर्ज शेर है, तुम अभी जानती नहीं मुझे, इसने अपनी मूछों को दाव देते हुए कहा। इसे भी जावीन पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। यार एक तो ना ये पीडीएफ, मुझे ऐसे पीडीएफ नहीं अच्छे लगते कि जिसमें एक उधर वाला पेज कोई एंड से नहीं पढ़ा जाता और इधर से शुरू वाला नहीं पढ़ा जाता। जामीन तमस्खराना अंदाज में हंसी। मुझे तुम जैसे स्टूपिड और नॉनसेंस पेंडू शख्स को जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा छड़ मेरी बच्ची, इसकी गल का क्यों बुरा मनाती है? ये बता इतना तैयार श्यार होकर कहाँ जा रही है मेरी शहजादी? इधर आ, 2 घड़ी मेरे कोल भी आके बैठ जा। कल मैंने वापस कसूर चले जाना है। कौसर बेगम ने इसकी तवज्जो मबसूल कराते हुए प्यार से अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा तो इसका मूड मज़ीद बिगड़ गया। फुप्पी मैं कहाँ जा रही हूँ ये बताना मैं आपको ज़रूरी नहीं समझती, और वैसे भी जाहिल लोगों के पास बैठकर मुझे अपना वक्त पर बात करने का कोई शौक नहीं। इसके अंदाज पर कौसर बेगम शर्मिंदा हो गई। हूँ शर्मिंदा होंदा फायदा जो पहले ऐसी छिट को छेड़ लेना तो बाद च बैठे शर्मिंदा हो जाना। चल ना बता पुत्र, मैं तो बस एम ही पूछ बैठी। तो तू ठीक कहती है, हम ठहरे पेंडू और जहल लोग, हमारे पास बैठकर तेरा वक्त ही बर्बाद होना है। हमारे पास बैठकर तूने कौन सा चंगी गल सीखनी है? हमारा और तेरा भला क्या जोड़? दुख से कौसर बेगम की आंखों में आंसू आ गए। अर्धशेर का खून खौल उठा। अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पुप्पी ये फ़र्क अपने बेटे को भी बताया और समझा दें तो मेहरबानी होगी आपकी। वह रोनत से कहती बाहर निकल के अर्धशेर गुस्से से इसके पीछे। रुको और मेरी बात सुनो। अकब से अर्धशेर ने से आवाज़ दी।
तुम्हारी फजूल बात सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। शाहजेब मेरा बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। जावीन से तपाने के लिए जानबूझकर शाहजेब का नाम लिया। अर्शद गुस्से से इसके आगे खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीजी, रास्ता छोड़ो मेरा। वो गुस्से से धाड़ी। बदतमीजी क्या होती है? जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ की ना तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बदतमीजी कहते किसे? अर्शद से शान से दबोच कर धड़ा। क्या बकवास है, हाथ हटाओ अपने। वो गुस्से और बेयकीनी से चीखी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं बचपन से तुम्हारी ये गुस्ताखाना रवैया बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। जिस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होगी तो इस दिन बहुत बुरा होगा। और हाँ, आइंदा अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की, इनकी शान में कोई गुस्ताखी की, तो तुम खुद देख लोगे मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। अर्शद ने एक झटके से पीछे धकेला और वापस चला गया। इसने अर्शद को हमेशा जलील रुस्वा किया था, मगर इसे यूं गुस्से में पहली बार देख रही थी। दिल ही दिल में से खुशी भी हो रही थी। आज जो इसके रवैये में फट पड़ा था, अब इसे अपनी एटीट्यूड से मजीद गुस्सा दिलाना था, जिद करना था, ताकि वो खुद ही अपने और इसके बीच वो नाम नेहाद रिश्ता ख़त्म कर दे। पा हदायत ने अपनी कुड़ी को ज़रा भी हदायत नहीं दी। वड्डे निके तक कोई शर्म लिहाज ही नहीं है ज़मीन को। एक गल करो तो चार चार सुनाती है। मुझे तो तेरी बड़ी फिक्र है मेरे पुत्र। अर्शद सज चुका सोफे पर बैठा था और कौसर बेगम अपने कपड़े बैग में रख रही थी और साथ अपने जज्बात का अर्शद से इजहार भी कर रही थी। अम्मा आप फिक्र ना किया, अगर एक बार निकाह जो मेरा ज़मीन से तीर की तरह सीधा ना करती तो मेरा नाम भी मलक अर्शद सफ्दर नहीं। अर्शद के अंदाज में गुस्से के साथ से यकीन था। पुत्र, मुझे तो ये सुधरने वाली कुड़ी नहीं लगती। तू कहता तो मैं हदायत से गल करती हूँ। ज़मीन से शादी से पहले मेरे लित्तर पे लिखती है, शादी से पहले हमें लित्तर पे लिखती है, तो शादी के बाद हमारी मत मार के रख देगी। मेरे पुत्र, मैं अब इतनी जोगी नहीं हूँ। बड़े गम देखे मैंने, अब और नहीं सह सकती। कौसर बेगम कपड़े छोड़कर अर्शद के पास आ बैठी। ज़मीन के अंदाज़ोत्वार और इसकी बदजुबान आने से वो सख्त नाला नजर आ रही है। इनके लहजे में दुख के साथ अफसुर्दगी का आंसर भी नुमाया था। नहीं माँ, आप मामू से कोई बात नहीं करना। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से। इन्होंने हमें इस वक्त सहारा दिया जब हम अब्बा की वफ़ात के बाद बेआसरा हो गए थे। हमेशा इन्होंने फाइनेंशियली हमें सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी हर ज़रूरत, मेरी हर ख्वाहिश को एक बाप की तरह पूरा किया है। इतने एहसानात किए मामू और मुमाइनी ने हम पे, मैं कैसे रिश्ते से इनकार कर सकता हूँ अम्मा। अर्शद ने बेबसी से ने याद दिलाया तो कौसर बेगम ने एक तवील सांस लेते हुए इस बात में सिर ला दिया। अम्मा, मुझ पर तरस ना खाया करो। जितने बड़े एहसान किए जाते हैं, इनके बदले भी इतने ही बड़े चुकाए जाते हैं। वो खोए हुए लहजे में बोला तो कौसर बेगम ने इसे खुद से लिपटा लिया। अच्छा चल, अब तू परेशान ना, अल्लाह चंगी करने वाला, अल्लाह इसको हदायत दे। मैंने सवेरे चले जाना है। माँ के सामने से सर सुट के ना बैठेगा तो वापस पिंड जाके भी मैंने चैन नहीं आएगा मुझे। अर्शद इनके आपदीदा अंदाज पर मुस्कुरा दिया। अम्मा, मैं गाँव आऊँगा तो मुझे साग के साथ मकई की रोटी बनाकर खिलाना। यहाँ कर तो गाँव के खानों के मज़े ही भूल गए हैं। और वैसे भी इतने अरसे से मैंने आपके हाथ के पके खाने नहीं खाए। अर्शद ने फरमाइश की। हाय, मैं वारी जावा अपने पुत्र के। मुझे पता होता मैं इत्थे आने से पहले साग पकाकर मकई की रोटी आटा लेकर आ जाती, पर इत्थे ऐसी चीज़ें लाने का भी क्या फ़ायदा। तुझे याद है 4 साल पहले मैं इत्थे साग पकाकर देसी घी का तड़का लगा कर लाई थी। रात को मैंने फ्रिज में रखा और सवेरे ज़मीन ने साग उठाकर कूड़े की टोकरी में सुट दिया था। कौसर बेगम अपने साथ बहन से अपने ध्यान में बोले जा रही तो इसकी नज़रों के सामने माजी से लेकर अब तक की एक फिल्म सी चलनी शुरू होगी। वो शलवार कमीज पहनने वाला एक सीधा साधा सा मैट्रिक पास गांव का एक लड़का था, जिसे मलक हदायत इसके बाप की वफ़ात के बाद गांव से अपने साथ शहर अपने घर ले आए थे। इनके लग्जरी लाइफस्टाइल की इस सीधे सारे लड़के को बिल्कुल भी समझ बूझ न थी। ज़मीन उम्र में इससे कई साल छोटी थी, मगर वो अर्शद को बेवकूफ़ बनाने से जिद करने और या इसकी बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से न छोड़ती थी। और इसके फ्रेंड्स घर आते तो वो इनके साथ मिलकर अर्शद को पेंडू कहकर छेड़ा करती थी। वो कॉलेज लाइफ में तो जावीन अक्सर इसकी गैर मौजूदगी में इसके कमरे में जाकर इसके नोट्स वगैरह फाड़ दिया करती और इसकी ये अंदाज़ा तो आज भी कायम दायम थे। मगर अब वक्त गुजरने के साथ अर्शद की बर्दाश्त की हद ख़त्म होने लगी थी। अगले दिन कौसर बेगम वापस का सोच चली कि माँ के वापस चले जाने से अर्शद का दिल भी उदास हो गया। यही वजह थी कि वो शाम का ऑफिस से लेट खड़ा है। पर्च में गाड़ी टिका कर जब अंदर घर के अंदर जाने लगा तो उसने ज़ावीन को लॉन में टहलते हुए फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखा। मगर जो चीज़ इसने ज़ावीन के हाथ में देखी, इसे देखकर अर्शद का मीटर घूम गया। इसने एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ में हाथों की डिब्बियों में सिगरेट डबा हुआ था, जिसे वो एक अंदाज से कष्ट लेते हुए ख़त्म कर रही थी। करीबी लॉन के टेबल पर सिगरेट की पूरी डिब्बी और लाइटर रखा था। वो गुस्से में बेसाख्ता इसके करीब आया, तब तक वो फ़ोन सुन चुकी थी और अब सिगरेट के कष्ट लेते हुए मोबाइल टेबल पर रख रही थी। ये क्या बकवास है? वो नहायत गुस्से से इसकी उंगलियों में दबे सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए बोला। अंधे हो क्या? इसे बकवास नहीं सिगरेट कहते हैं, तड़क कर जवाब दिया था। फजूल बकवास नहीं सुनना मुझे। कब से पी रही हो और ये क्यों और क्यों? मैं उसके सर पर खड़ा गुस्से से पूछा था। मुझे आदत और मैं स्मोकर हूँ और वैसे भी जब मर्जी और जितनी मर्जी सिगरेट पे। तुम कौन होते हो मुझसे तफ्तीश करने वाले? ज़मीन ने झूठ बोलते हुए इसे मजीद जिद किया और गुस्सा दिलाया। अर्शद ने नहायत गुस्से से इसकी उंगलियों से सिगरेट झपट कर गैस पर फेंक दी और इसे कलाई से पकड़कर एक झटके से अपने सामने अपने करीब किया। आइंदा मुझे ये मत कहना कि तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। और अहम बात, आइंदा तुमने सिगरेट पिया तो हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे।
अर्शद गजबनाक अंदाज में लब भेजे गुस्से से बोला। इसने दो टोक अंदाज में वार्निंग दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो, बाजू छोड़ो मेरा। वो चीखी। इसे मेरी धमकी समझो या वार्निंग? मैंने तुम्हारे हाथ से सिगरेट देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितनी जल्दी अपनी घटिया आदत बदल सकती हो बदल लो, वरना कितना बुरा होगा ये तुम्हें आने वाला वक्त बताएगा। अर्शद गुस्से से इसे लॉन्चर पर बैंक कर अंदर बढ़ गया। इसके अंदर जाते ही ज़ावीन के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आई। इसे अपनी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही थी। इसके झूठ, इसकी हरकतें, इसकी बदतमीज़ी दिन ब दिन मुतनफ़र कर रही थी इसे अर्शद को। और यही तो वो चाहती थी। इस रात ज़ावीन रिलैक्स होकर सोई, मगर अर्शद इस रात नहीं सो सका। वो सारी रात इसने जाग कर गुजारी। बार बार ज़ावीन के हाथ में सिगरेट और कश लेती। ज़ावीन की तस्वीर इसकी निगाहों के सामने आती जा रही थी। पहले वो बदज़ुबानी किया करती थी, अब वो गलत काम करके इसे परेशान कर रही थी। और ये हरकतें अर्शद के लिए काबिल कबूल नहीं थी। वो किसी भी कीमत पर इसकी मंगेतर थी, इसकी इज्जत थी, इसकी होने वाली बीवी। अगली सुबह वो इसके रूम का दरवाज़ा नॉक करके इसके कमरे में आया तो वो स्लीवलेस नाइटी में मलबूस बेड पर औंधे मुँह लेटी थी। इसके सामने लैपटॉप रखा था। वो फेसबुक पर किसी से चैट कर रही थी। इसकी नंगी पंडलियाँ देखकर इसने रुख मोड़ लिया। ज़ावीन ने गर्दन मोड़कर देखा तो अर्शद को खड़ा देखकर इसके माथे पर बल पड़ गया। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? तड़क कर पूछा गया। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इसे प्यार से समझाने के मूड में आया था, मगर मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुना, जा सकते हो तुम अब। वो बेड से नीचे उतरे। इसका मूड हवस ख़राब हो रहा था और गुस्सा वो भी बरकरार था। तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो? पिलाखिर इसने मजबूर होकर पूछा। मेरा मसला तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे शुरू से बहुत बुरे लगते हो। मैं शाहजेब को पसंद करती हूँ, इसी से शादी करना चाहती हूँ। डैड ने ज़बरदस्ती तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल किया है। ज़ावीना आईने के सामने आकर खड़ी हुई अर्शद के दिल में ख्वाहिशों के घरौंदे मसमार होने लगे। शाहजेब तुमसे फ्लर्ट कर रहा है, वो अच्छा लड़का नहीं है। मैंने सुना है आजकल इसका अफेयर तुम्हारी दोस्त टीना के साथ चल रहा है। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती? शाहजेब तुम्हारी दौलत की वजह से तुमसे अपनी झूठी मोहब्बत के दावे करता है। अर्शद ने इसे समझाने की कोशिश की। आई स्वेयर मैंने शाहजेब के बारे में बहुत सी गलत बातें सुन रखी हैं। अगर तुम्हें शाहजेब के बारे में उल्टी सीधी बकवास करनी है तो अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी इस तरह की कोई भी फजूल बकवास नहीं सुननी। जावेद ने दृष्टि से इसे कमरे से निकल जाने को कहा तो वो चंद लम्हे इसे परेशानी से देखता रहा। जावीन तुम बहुत पछताओगी, शाहजेब टोटली फ्लर्ट है। स्टॉप इट, अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, तुम फजूल में बकवास कर रहे हो। जावेद ने दो टोक अंदाज में हाथ के इशारे से इसे कमरे से निकल जाने को कहा तो वो गुस्से से बाहर निकल गया। स्टूपिड पेंडू, अजाब बन गई शख्स मेरे लिए, न जाने कब जान छूटेगी इससे। जावेद ने गुस्से से हेयर ब्रश पटका। इसी रात मलक हदायत और फौजी बेगम किसी ऑफिशियल डिनर पर गए हुए थे। वो घर पे अकेला था। जब वो रात 2 बजे घर में दाखिल हुई तो अर्शद अपने कमरे में से बाहर निकला। रात के इस पहर वो घर आई थी। इसने पोर्च में जावेद की गाड़ी की आवाज़ सुन ली। उसे अपने कमरे के बाहर खड़ा देखा तो लड़खड़ाती हुई लिविंग रूम में दाखिल हुई। अर्शद ने इसकी हालत देखी तो पहुँच कर रह गया। इसे अपने पैरों से तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। वो नशे में धुत थी। अर्शद ने शदीद तैश रवरता हैरत से आगे बढ़कर इसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमा डाला। तो तुमने नशा कर रखा है? अर्शद को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। छोड़ो मुझे, ज़ेब ने आज कुछ ज़्यादा पिला दी। ज़ामिन इसकी बाहों में झंझला गई और बिखरे लहजे में बताने लगी। अर्शद ने पूरी कुव्वत से इसके गाल पर थप्पड़ खींच कर मारा तो वो लड़खड़ा गई। इसका मारा हुआ थप्पड़ इतना शदीद था कि इसका सारा नशा हवा हो गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। जवाबन ज़ाविन ने हाई थी गुस्से से इस पर झपटी तो अर्शद ने इसे अपने बाजू में दबोच लिया और घसीटते हुए इसके कमरे में लिया। तुम इंतहाई ढीठ और खुदसर लड़की हो, बताओ क्या इलाज करूँ मैं तुम्हारा? अर्शद ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और इस पर बेड पर पटक दिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस तरह के गलत कामों की सज़ा क्या होती है। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है कि तुम जैसी बेहुदा लड़की एक सज़ा बनकर मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। हर गुज़रता दिन मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर। अर्शद ने इसे गर्दन से दबोच लिया। छोड़ो मुझे, मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाले एक 2 टके के इंसान। तुम खुद को समझते क्या हो? सुबह तुम्हारी इस घर से छुट्टी ना करवाई तो मेरा नाम भी ज़ावीन मलक नहीं। मैं क्या हूँ और खुद को क्या समझता हूँ अगर तुम्हें समझाने लगा तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे तुम्हारे। आइंदा अगर तुमने ऐसे गलत काम किया तो जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। बहुत खामोश रह लिया मैंने, अब और नहीं रहूँगा। अर्शद इंतहाई गुस्से में से बावर करवाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ज़ाबीन ने अपनी गर्दन मसलते हुए ढेर सारी गालियाँ दी। आज की एक्टिंग इसे खासी महंगी पड़ गई थी। अर्शद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसका जी चाह रहा था कोई इसकी गर्दन दबा दे। थोड़ी देर के बाद इसने शाहजेब को कॉल की। आज ड्रिंक की एक्टिंग करना खासी महंगी पड़ी है मुझे। इसकी इत्तला पर शाहजेब ने कहकर लगा, तुम्हें मेरे साथ हमदर्दी होनी चाहिए। असूलन तुम्हें अर्शद पर गुस्सा आना चाहिए और तुम हंस रहे हो। ज़ाबीन ने इसके हंसने पर बुरा मनाया। तुमने भी तो इसकी गैरत को ललकारा, गुस्सा तो इसे आना ही था। इसका मूड बुरा मूड देखकर वो संजीदा हो गया। अर्शद ने आज मुझे कहा है कि मैं इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा हूँ। मुझसे तंग आ रहा है शाहजेब। मैंने इसकी माँ के साथ बदतमीजी की तो इसे बेइंतहा गुस्सा है। मैंने जानबूझकर इसके सामने सिगरेट पिया तो इसका पारा हाई हो गया। आज मैंने ड्रिंकर की एक्टिंग की तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आई एम श्योर वो जल्दी मुझसे तंग आ जाएगा और इसका टेम्पो लॉस हो जाएगा और वो मुझसे मंगनी तोड़ लेगा। ज़ामीन के लहजे में खुशी के साथ साथ बेइंतहा यकीन था। गुड, वेरी गुड, तुम इसी तरह अपने मिशन पर डटी रहो, अनकरीब हमारा काम हो जाएगा। शाहजेब मुस्कुराया और वो भी पूरी उम्मीद था कि ज़ावीन की जान अर्शद से जल्दी छूटने वाली है। कभी कभी हमारी तमाम तदबीरें, हमारे प्लान उल्टे होते हैं।
जाविन के साथ भी ऐसा हुआ था। रात वो जितनी ज़्यादा खुश थी, अगली सुबह वो इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाविन की गलत हरकतें इसके अपने गले पड़ गई। हुआ कुछ यूँ कि मलक हदायत और फौजिया बेगम स्टडी में शाम की चाय पी रहे थे जब अर्शद फैसला कुन अंदाज में स्टडी में आया। अस्सलाम वालेकुम, वो नहायत संजीदा था। वालेकुम अस्सलाम। अर्शद बेटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैर तो है? मलक हदायत ने चाय की प्याली टेबल पर रखी। जी मामू, परेशान तो मैं बाकी बहुत ज़्यादा हूँ। वो सर झुकाकर इन दोनों के सामने सोफे पर बैठ गया। क्या बात है बेटा, खैर तो है? आपकी फौजिया बेगम भी इसके चेहरे पर छाई गहरी खामोशी देखकर मुतफक्कर हुई। आप दोनों को ये बताते हुए मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जाविन का दिन ब दिन मुझसे शाहजेब के साथ मेलजोल बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले मैंने जाविन को स्मोकिंग करते देखा और कल रात उसने मेरी बर्दाश्त की इंतहा कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊँ। वो परेशानी से बोलते बोलते रुक गया। अर्शद बेटा खुलकर बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फौजिया बेगम का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ बेटा जल्दी बताओ, खैर तो है? मलक हदायत के चेहरे पर परेशानी के साथ साथ बेचैनी भी थी। जाविन रात शराब के नशे में धुत हालत में घर आई थी। आप दोनों डिनर पर गए थे? अर्शद ने लब भेज कर सर झुकाई ने इत्तला दी तो मलक हदायत हैर तो बेयकीनी से अर्शद को देखने लगे। ये क्या कह रहे हो अर्शद? फौजिया बेगम ने हैरत से फटी फटी निगाहों से अर्शद को देखा। मैं सच कह रहा हूँ, जाविन ने हमारी इज्जत, हमारे वक़ार, हमारे ख़ानदान की रख रखाव की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इट्स टू मच। अर्शद ने हवस ट्रांस की कैफियत में बताया तो मलक हदायत शदीद गुस्से के आलम में अपनी चेयर से उठ खड़े हुए। कहा था मैंने फौजिया बेगम को ना बनाओ अपनी इस नाम नेहाद NGO। मेरी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है मगर नहीं। सारा सारा दिन तुम आया के पास मेरी बच्ची को छोड़कर अपने सोशल वर्क में मसरूफ़ रहा करती थी। ये अर्शद, इसने मर्द होकर भी सिगरेट नहीं पिया और मेरी बेटी ना सिर्फ सिगरेट पीती है बल्कि शराब जैसी हराम चीज़ का इस्तेमाल करी और तुम्हें खबर तक नहीं। कहा था मैंने लड़की ज़ाते से इतनी आज़ादी मत दो, मत अकेले भेजो इसे अमेरिका, मगर नहीं, तुमने मेरी बात मानी होती तो ये सब हरगिज़ ना होता। इस बेटी की वजह से किसी दिन मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। दिल का मरीज़ तो ये मुझे अपनी हरकतों से पहले बना चुकी है। न जाने किस गुनाह की सज़ा दी अल्लाह ने मुझे। वो गुस्से में नॉन स्टॉप बोलते बोलते आप दीदा हो गए। हाँ, सारे कसूर तो सिर्फ मेरे हैं। मैंने तो इसे टाइम नहीं दिया, इसकी तरबियत नहीं की, मेरी वजह से तो ज़मीन बिगड़ी है। आप तो बरी ज़िम्मा, आप भी तो बाप ही थे ना। आपने कौन सा बेटी को वक्त दिया? हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में बेटी को इग्नोर करते रहे। मैं अकेली कहाँ कहाँ तक इसका ध्यान ख्याल रखूँ? वो इतनी खुदसर हो गई कि मेरी बात तक नहीं मानती। कितनी बार मैंने इसे शाहजेब जैसे लालची लड़के से दोस्ती खत्म करने को कहा, अब वो मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्या करूँ? फौजिया बेगम भी जिद होते हुए बोली। प्लीज़ आप दोनों आपस में मत लड़ें। आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये कि शाहजेब इसे बहुत गलत लाइन पर लगा रहा है। हमें ज़मीन को इस रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रोंदना इसकी आदत बन जाएगा। अर्शद लब भेंचे बड़े नपे तुले लफ्ज़ों में बात कर रहा था। मलक हदायत अर्शद के सामने हिफ़्फ़त और शर्मिंदगी से सर तक न उठा पा रहे थे। फौजिया बेगम की हालत भी इससे कम ना थी। फौजिया, इस लड़की का घर से निकलना बंद कराओ और मैं आज अभी और इसी वक्त इसका निकाह पढ़वा रहा हूँ। ज़बरदस्ती ड्राइवर से कहो वो कसूर से बहन कौसर को ले आए। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होगी। इससे पहले कि लड़की अपने किसी गलत कदम से ज़माने भर में मेरी इज्जत नीलाम करे, मैं इसे अर्शद के निकाह में दे रहा हूँ। ये इसको जैसे चाहे सुधारे। मैं आज अभी और इसी वक्त इसे अर्शद के हवाले कर रहा हूँ। अर्शद, बाहर गार्ड को इतला दे दो, इसे अकेले घर से बाहर ना निकलने दिए। मलक हदायत ने तैश में अपना फैसला था। मगर हदायत, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? फौजिया बेगम गई। सब हो जाएगा। अर्शद के साथ इसका शरई निकाह सिर्फ और सिर्फ घर के अफराद की मौजूदगी में होगा। जो औलाद वालिदैन की नाफरमान है, उनकी शादियों पर बैंड बाजी नहीं बजा करते। समझा देना अपनी बेटी को। मलक हदायत स्टडी रूम से चले गए, बाहर निकल गए। फौजिया बेगम ज़मीन के कमरे में आई तो वो कैप्रियो टॉप में मलबूस बेड पर बैठी लैपटॉप गोद में रखे फेसबुक पर शाहजेब से चैट कर रही थी। हाय मॉम, आई थिंक आप पिछले हफ्ते मेरे रूम में आई थी, तब भी आपको कोई काम था। गालिबन आज भी आपको कोई काम ही होगा। ज़मीन ने कीबोर्ड पर उंगली चलाते हुए मुस्कुराकर इन पर तंज किया। वैसे तुम हमें जलीलो ख्वार करने और करवाने की कोई मौका हाथ से जाने कब देती हो? फौजिया बेगम बरहम अंदाज में बोलती हुई इसके पास आ बैठी, जो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। अब आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग गई मॉम? वो हैरान हुई। ये पूछो कि तुम्हारी कौन सी ऐसी बात है जो हमें बुरी नहीं लगती। कम ऑन मॉम, आज आप डैड की ज़ुबान में मुझसे बात करिए। क्यों, वजह पूछ सकती हूँ मैं तुम्हारे डैड कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम हमारे बेजा लाड़ प्यार और आज़ादी का इतना गलत इस्तेमाल करोगी। फौजिया बेगम इसे डपटते हुए बोली। मैं वाकई नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्या किया है जिस पर आप इतना गुस्सा कर रही हैं। मुझे तुम्हारी घटिया हरकतों की लिस्ट नहीं सुनानी। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि तुम्हें ये इतला दी जा रही है कि आज तुम्हारा निकाह करें हम और अर्शद के साथ। फौजिया बेगम के अल्फाज थे या बम ब्लास्ट हुआ था। वो हैरत और बेयकीनी से उछल पड़ी। व्हाट, निकाह? ये क्या कह रही हैं आप? वो रो देने को थी। ठीक कह रही हूँ मैं, फौजिया बेगम ने बावर करवाया। मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हो और हम इतना भी ना करें। जानती तुम्हारी खुदसरी और गलत हरकतों की वजह से मुझे तुम्हारे डैड के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मॉम, आप और डैड मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं ये निकाह किसी सूरत नहीं करूँगी। मैं इस पेंडू स्टूपिड की शक्ल देखना गवारा नहीं करती और आप सारी जिंदगी के लिए मुझे चाहल के पल्ले बांध रहे हैं। वो बेयकीनी से इन्हें देखते हुए बोली। वो जाहिल नहीं है, CA किया हुआ इसने। शुक्र करो अर्शद जैसा शरीफ शख्स तुमसे शादी कर रहा है। मॉम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस वक्त मेरी माँ हैं। इस वक्त आप अर्शद की वकील लग रही हैं। गलती मेरी है। अगर मैं ऐसी माँ पहले बन जाती तो नौबत यहाँ तक ना आती। तो ठीक है, कर लें जो करना है। मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं करूँगी। इसने हतमी अंदाज में फ़ैसला सुनाया।
निकाह नहीं करना तो फिर हमारी मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे डैड को 3 साल पहले भी तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक हुआ था। अगर इस बार तुम्हारे डैड को कुछ भी हुआ तो याद रखना इसकी जिम्मेदारी भी तुम ही होगी। तुम सारी ज़िंदगी खुशियों को तरसोगे, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी और नाम माफ़ करूंगी, जायदाद से भी आग कर दूंगी। फौजिया बेगम गुस्से से ठाड़ी। इस मुल्क के मशहूर और मारूफ सोशल वर्कर के मुंह से ये बातें सुनकर हैरत हो रही है मुझे। हकूक़ निस्वां के लिए एक एनजीओ चलाने वाली औरत की आज़ादी और हकूक़ पर लंबी चौड़ी तकरीर करने वाली मेरी माँ मेरी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती मेरा निकाह मेरी नापसंदीदा शख्सियत से कैसे कर सकती है। जब घोड़ा बेकाबू होने लगे तो इसकी लगाम खींचनी पड़ती है। तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना किया जाता, मगर तुमने हमें ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये तुम्हारे डैड का हुक्म है, उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी की तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इनका लहजा हवस दो टोक था। डैड का वो भांजा और आपका वो भतीजा है, मुझसे ज़्यादा तो हमेशा आप दोनों के लिए एडशेर है हमरा। मेरी तो आप दोनों को कभी ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम हमारी इकलौती औलाद हो। जितनी मोहब्बत हम तुमसे करते हैं कि जितनी हमें तुम्हारी फ़िक्र है, किसी और को नहीं हो सकती। जब तुम्हारी औलाद होगी तो तुम्हें एहसास होगा कि माँ बाप का रिश्ता कितना अनमोल होता है। बच्चा अगर आग से खेलना चाहे तो माँ बाप इसे आग में झोंक नहीं देते, बल्कि इसको आग से बचाते हैं। फिर हम तुम्हें शाहजेब जैसे फ्लर्ट और लालची शख्स के साथ कैसे पल्ले कैसे बांध दें। तो अर्शद कौन सा जावीन, तुम एक फजूल बहस कर रही हो। शाहजेब को अर्शद जैसे नेक और शरीफ लड़के से कंपेयर मत करो। हम तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, दैट्स इट। मुझे और कोई बात नहीं करनी तुमसे। फौजिया बेगम उठकर कमरे से निकल गई थी और जावीन अपने बिछाए हुए जाल में फंस गई थी। वो अपने खोदे हुए घड़े में गिर गई थी। वो नहायत परेशानी से जले पैर की बल्ली की तरह कमरे में चक्कर काट रही थी। ये दुनिया में होता है, इंसान जिस चीज़ से चिढ़ता वही चीज़ इसके आगे आ जाती है। नो डाउट ये तो तलख हकीकत है। जिस तरह जावीन को इमोशनल ब्लैकमेल करके मंगनी के लिए राजी किया गया था, इसी तरह इमोशनली मलिक हदायत ने अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रखकर इसे निकाह के लिए रजामंद कर लिया था। जावीन ने जो खेल खेला, अर्शद से छुटकारा पाने के लिए इसी खेलने से शिकस्त दे दी। वो जीतने के लिए ये खेल खेली थी, मगर इसी खेलने से ऐसी हार का सामना करवाया कि वो चारों शाने चित होकर गिर पड़ी थी। निकाह से पहले इसने घर से फरार होने की कोशिश भी की, मगर इसकी कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सो मलिक हदायत की ज़िंदगी की खातिर इसने अर्शद से निकाह कर लिया था। निकाह के बाद मलिक हदायत ने अर्शद और जावीन को बहरिया टाउन में वाक़ फर्निश्ड और लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया। जावीन एक ट्रांस की कैफियत में थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी और इतनी अचानक कैसे करवा लिया गया था। कभी कभी कुछ चीज़ों की समझ बिल्कुल भी नहीं आती। ज़िंदगी ने इसे एक ना समझ में आने वाले मुम्मे में डाल दिया था। अर्शद इसे अपार्टमेंट में ले आया। फौजिया बेगम ने कुछ पुराने मुलाजमीन को अपार्टमेंट में भिजवा दिया ताकि इन्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। वो कमरे में बेड पर बैठी मुसलसल रो रही थी जब अर्शद कमरे में आया और इसके चेहरे पर फतह का एहसास नुमाया नजर आ रहा था। वह हस्बे साबिक ग्रे शलवार सूट में मलबूस था और वो जीन्स पे शर्ट पहने बेड पर बैठी बार बार टिश्यू के डब्बे से टिश्यू निकालती और आंखों साफ करती। अर्शद बैठ के गिर चक्कर काट के बिलाकर इसके सामने बेड पर चित लेट गया। जावीन ने नफरत से अर्शद को देखा। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझे चैलेंज किया था, फिर क्या ख्याल है तुम्हारा नाम बदल दिया जाए? और वो करवट बदले इसके चेहरे पर नजरें गाड़े हुए पूछ रहा था। जावीन गुस्से से उठकर बेड से उतरने लगी तो अर्शद ने इसकी कलाई पकड़ ली और एक झटके से इसे अपनी तरफ खींचा तो वो इसके पहलू में आ गिरी। छोड़ो मुझे, इसने रोते हुए अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए। मुझसे निकाह कर लेने पर मातम करना चाहती तो मेरे साथ मिलकर करो। मैंने जिस लड़की से मोहब्बत की और किसी और से मोहब्बत करती थी, मेरे लिए ये बात बहुत तकलीफ दे। छोड़ो मुझे जाहिल इंसान। जावीन ने नफरत से इसकी गिरफ्त से हाथ निकालना चाहा तो अर्शद ने एक जोरदार थप्पड़ इसे रसीद करते हुए इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। वो मारे हैरत से देखे गई। मेरी माँ से तुमने बहुत बदतमीज़ी की थी। ये थप्पड़ उस बदतमीज़ी का जवाब था। अर्शद से छोड़कर बेड से उठ गया। इसे शाहजेब शिद्दत से याद आ रहा था। अर्शद ने इसे मोबाइल छीन लिया था। लैंडलाइन की मेन तारें उतार के तमाम फ़ोन अपने कब्जे में ले लिए थे। मुलाजमीन को इसके अपार्टमेंट से न निकलने देने की सख्त से हदायत कर दी गई सख्ती से। जब वो मुलाजमीन को हदायत देकर वापस कमरे में आया तो वो इसी तरह बेड पर बैठी रो रही थी। उठो और जाकर सोफे पर बैठकर शाहजेब से बिछड़ने का मातम करो, मुझे नींद आ रही है। अर्शद ने इसे बातों से पकड़कर बेड से उठाया। और हाँ, अपने सोने का कहीं बंदोबस्त कर लेना, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इस बेड पर सोने का हक दिया जाए। अर्शद बेड पर लेटते हुए बोला तो वो खामोशी से बाहर निकल गई कि ज़िंदगी से कुछ नए इम्तिहान लेने वाली थी। शायद यही नए इम्तिहान ही तेरी अक्ल ठिकाने लगा दें। जावीन को अपने कमरे से निकाल देने के बाद वो सोचने लगा क्या वो इसे अपने दिल से निकाल पाएगा। जवाब नफी में आया, दिल में बसने वालों को आसानी से कहाँ निकाला जा सकता है। सो सारी रात वो बेचैन रहा। इसे गुस्से में अर्शद ने अपने कमरे से निकाल तो दिया, मगर आज चुपके चुपके इसके दिल में सोए हुए जज्बात से सरगोशियों में मसरूफ रही थी। कई बार दिल ने से ये ख्वाहिश की कि वो उठकर इसे देखे, इसे कमरे में ले आए, मगर अगले ही लम्हे शदीद गुस्सा इन जज्बात पर हावी हो जाता। इसने अर्शद को तंग भी तो बहुत किया था। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकला तो वो लॉन्च में टहल रही थी। सारी रात रोने से इसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था। वो अब भी एक ट्रांस की कैफियत में थी। मेरा मोबाइल मुझे वापस करो, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। इसे देखते ज़मीन के माथे पर बल पड़ गए। इसने छूटते अपना मोबाइल मांगा। क्यों, क्या यहाँ अपने आशिक को बुलाना है फरार होने के लिए? तड़क कर जवाब दिया गया। मैं तुम्हारी बकबक सुनने के मूड में नहीं हूँ, सीधी तरह मेरा मोबाइल वापस करो। पिघले थे वो बुलंद आवाज़ में बोली। आहिस्ता बोलो, अगर आइंदा मुझसे तुमने इतनी बदतमीज़ी से बात की तो ज़ुबान काट दूंगा तुम्हारी। अर्शद ने इसके मुंह पर हाथ रखकर गुस्सा दिखाया।
कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अर्शद ने इसके मुंह से अपना हाथ हटाते हुए इसे हुक्म दिया। मुझे नहीं आना तुम्हारे कमरे में, ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है। जावेद ने खा जाने वाली नजरों से देखा। मुलाजिम यहाँ काम करें, इनके सामने तमाशा क्रिएट मत करो और सीधी तरह कमरे में आओ। सख्ती से दूसरी बार ऑर्डर दिया गया। तुम कौन होते हो मुझ पर इस तरह रोब छाड़ने वाले? वो जिद हुई। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारा कौन होता हूँ। अर्शद ने इसे कलाई से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए अपने कमरे में लाया। यहाँ बैठो, बताओ मुझे मसला क्या है तुम्हारे साथ? इसने जावीन को सोफे पर पटका। तुम एक जाहिल और पेंडू इंसान हो, तमीज़ नहीं है तुम्हें लड़कियों से बिहेव करने की। जावीन ने अपना बाजू में मसलते हुए नफरत से देखा। मेरा सिर्फ एक ही लड़की से वास्ता पड़ा और ये सब मैंने इसी से सीखा है। अर्शद ने कमरा लॉक किया। कमरा क्यों लॉक कर रहे हो? एक अनजाना सा खौफ इसके लबों पर आया। अर्शद के लबों पर मुस्कुराहट औद कर आई। रोमांस नहीं करने वाला मैं तुमसे, और ना ही तुम इस काबिल हो। अर्शद इसके करीब आया। रोमांस और तुम जैसे घटिया इंसान से माय फुट कभी सोचना भी मत। जावीन ने नफरत से कहा। इतने बड़े दावे ना करो, और हाँ, मेरी गैरत को यूं ललकारा भी मत करो। जिस दिन मैंने अपना शरई हक इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की तो सारे कसपल निकल जाएंगे तुम्हारे। अर्शद तैश में शानों से थाम कर इस पर झुका। पीछे हटो मुझसे और मेरा मोबाइल वापस करो, अभी और इसी वक्त। जावीन ने झंझलाकर इसे खुद से दूर किया। मोबाइल तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगा, इसने फैसला सुनाया। मगर क्यों? वो चीखी। मुझसे ज़रा तुम खुद को बेहतर जानती हो, इसलिए मैं तुम्हारे किसी क्यों अगर मगर जैसे सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वो बाथरूम की तरफ बढ़ता हुआ बोला। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो हंसियानी अंदाज में चीखते हुए इसके पीछे आई। तुमने मुझे जितना जिल्लो ख्वार किया ना, अब इन सब बातों के गिन गिन के बदले लूंगा मैं, ताकि तुम्हें पता चले कि किसी को ज़लील और रुस्वा कैसे किया जा सकता है, किसी को जूते की नोक पर रखने का दुख और अजियत क्या होती है। इंतकाम की आग इसके लहजे में भड़क रही थी। जावीन हैरत से देखने लगी। इसे ऐसे लग रहा था जैसे इसके माँ बाप ने इसके हाथ पाँव बांध के इसे समंदर में फेंक दिया। अर्शद बाथरूम की तरफ बढ़ गया और वहीं बेबसी से सोफे पर बैठ गया। अर्शद तैयार होकर नाश्ता करते ऑफिस के लिए निकल गया। वो अपार्टमेंट को लॉक लगा कर गया था ताकि वो बाहर ना निकल सके। इसके जाने के बाद इसने घर की सफाई करती मुलाजमा से पूछा। रानी बात सुनो। मुलाजमा लिविंग रूम की डस्टिंग कर रही थी जब वो इसके अकब में खड़ी हो बोली। जी बीबी जी, तुम्हारे पास मोबाइल है? नहीं बीबी जी, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, पर खान सामा के पास मोबाइल है जी। मगर इसे भी अर्शद साहब ने सख्ती से मना कर रखा है कि रानी तफसील बताते बताते रुकी। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। जावीन अब किचन में आई जहाँ खान सामा खाना बना रहा था। रशीद, तुम्हारे पास मोबाइल है? जावीन ने पूछा। वह गड़बड़ा गया। नहीं बीबी जी, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास मोबाइल है। जावीन ने इसे डपटते हुए कहा। जी बीबी जी, मोबाइल तो है जी, मैं माजरत चाहता हूँ जी, अर्शद साहब ने मुझे छोड़ेंगे नहीं, और फिर ये मेरी नौकरी का सवाल है जी, मैं आपको मोबाइल नहीं दे सकता जी। रशीद ने मजबूर बेबस अंदाज में इनकार किया। देखो रशीद, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम्हारा मोबाइल चाहिए, अर्शद को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। नहीं बीबी जी, मुझे मजबूर मत करे जी, इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दे रखी है जी, वो मेरा हशर नशर कर देंगे। जाबीन ने अपनी उंगली से डायमंड रिंग उतारी और रशीद की तरफ बढ़ा दी। ये लो और इसे रख लो, और प्लीज़ मुझे एक कॉल करने ना, मैं वादा करती हूँ रशीद को मेरी इस कॉल का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जाबीन ने अपनी रिंग रशीद की तरफ बढ़ाई। रशीद शशोपंज में पड़ गया। अनकरीब इसकी बेटी की शादी थी और ये अंगूठी इतनी कीमती थी कि वो सुन्नी अपनी बेटी का जहेज बना सकता था। 5 मिनट की कॉल पर इसे 10 लाख की अंगूठी मिल रही थी। इस सौदे में मुनाफा ही मुनाफा था, तो इसने अंगूठी पकड़ ली और जेब से मोबाइल निकालकर जावेन की तरफ बढ़ा दिया। जावीन मोबाइल पकड़कर रानी से छुपाते हुए कमरे में आ गई। इसने कमरा लॉक करके शाहजेब को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी मगर इसने कॉल पिक नहीं की। फिर 10 मिनट में इसने 50 बार इसे कॉल की मगर इसने कॉल पिक नहीं की। अब तंग आकर शाहजेब ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। इसने टीना को कॉल मिलाई। इसका नंबर बंद था। जावीन ने चिंचलाकर बेबसी से अली को कॉल मिलाई। दूसरी कॉल पर कॉल रिसीव कर लेगी। हेलो अली, मैं जावीन बोल रही हूँ। अरे जावीन कहाँ हो भाई? मैं कल से तुम्हारे घर आया था, गार्ड ने बताया तुम लंदन गई हुई, मगर ये नंबर तो पाकिस्तान का है। अली ने छूटते इसे 2-3 इकट्ठे सवाल किए। हाँ वो गड़बड़ाई। मैं शाहजेब और टीना को कॉल करी थी, टीना का नंबर बंद है, शाहजेब ने कॉल पिक नहीं की। क्या शाहजेब से मेरा रब्ता करवा सकते हो तुम? जावेन के सवाल पर अली मुस्कुराया। अब इन दोनों से रब्ता इतना आसानी से नहीं होगा क्योंकि आजकल वो दोनों बहुत मसरूफ़ है, तुम्हें तो मालूम ही होगा। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो दोनों क्यों मसरूफ़ है, क्योंकि मेरा कुछ दिनों से इनसे कोई रब्ता नहीं। अच्छा वैसे हैरत है यार, सारी दुनिया जानती हो तुम इन दोनों के इतने करीब होकर भी इतनी अहम खबर नहीं जानती। अली को हैरत हो रही थी। अच्छा तो वो दोनों तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते होंगे? अली ने कियास किया। कैसा सरप्राइज़? वो मज़ीद हैरान हुई। भाई शाहजेब और टीना करीब मंगनी करे, आजकल वो दोनों इस सिलसिले में शॉपिंग करे और खासे मसरूफ़ हैं आजकल। अली के इंकशाफ पर इसका सर चकरा गया। मगर ये कैसे हो सकता है? शाहजेब तो वो रो देने को थी। कमाल यार, शाहजेब तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसने तुम्हें नहीं बताया? टीना और शाहजेब का पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा है। अली हैरत के साथ इसे तफसील बता रहा था और जावेन को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। अर्शद के जुमले इसके आसपास गूंज रहे थे। शाहजेब तुमसे फ्लर्ट कर रहा है, वो अच्छा लड़का नहीं है, मैंने सुना है आजकल वो इसका फेयर तुम्हारी दोस्त टीना के साथ चल रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? शाहजेब तुम्हारी दौलत की वजह से तुमसे अपनी झूठी मोहब्बत के दावे करता है। इसके इर्द गिर्द झक्कर से चल रहे थे, मोबाइल इसके हाथ से छूट गया। जिस शख्स की वजह से वो अपने वालिदैन की नाफरमान बेटी बनी थी, जिस शख्स को पाने की खातिर से झूठ बोलकर अपने किरदार के आगे सवालिया निशान लगवा लिया था,
जिसकी खातिर इसने घर से फरार होने की कोशिश की, जिस शख्स की खातिर वो अर्शद से नफरत का बारहा इजहार करते हुए इसकी नज़रों में खुद को गिरा चुकी थी कि वो इससे निकाह ना करे, वो शख्स इसे धोखा दे रहा था। महज इसकी दौलत की खातिर इससे अपनी झूठी मोहब्बत के दावे करता था। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसने इसका दिमाग माफ कर दिया। इसने अपने बेजान वजूद को घसीटते हुए रशीद को इसका मोबाइल वापस कर दिया, मगर वापस आकर अपने कमरे में ठहर गई थी और इज़ारो कतार रोने लगी। रानी ने बारहा इसे खाने और चाय का पूछा, मगर हर बार इसने रोते हुए इनकार कर दिया। यहाँ तक कि शाम हो गई, बेतहाशा रोने से इसकी आंखें सूज गई और सर फट रहा था। अर्शद घर आया तो वो कमरे में बैठी रोड थी। अर्शद ने अपनी घड़ी उतारते हुए एक सरसरी निगाह इस पर डालते हुए तंज किया, तुम्हारा मातम अभी खत्म नहीं हुआ? हाँ भाई, जितनी तुम्हें शाहजेब से मोहब्बत है, कम से कम 40 दिन तो तुम्हारा शौक बनता है। जवाबन वो खामोशी और नॉन स्टॉप होती रही। अर्शद वाशरूम की तरफ बढ़ा। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो इसी तरह बैठी थी। चलो उठो बाहर और खाना खाओ, खा लो। खाने के बाद ये रोने धोने का सिलसिला फिर यहीं से शुरू कर देना, इसने रोती हुई ज़मीन को ऑफर की। अर्शद ने दिन में बारहा रशीद को कॉल करके इसके खाने पीने के बारे में पूछा था, मगर हर बार इसे यही इत्तला मिली कि बीबी ने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, मुख्तसर जवाब। खुद को भूखा रखकर मेरे सर चढ़ने की कोशिश की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, उठो और चलकर खाना खाओ। अर्शद ने गुस्से से बाजू से पकड़कर बेड से खींचा। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जब मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं खाना तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? इसने रोते हुए अर्शद को देखा। तुमने कल से कुछ नहीं कहा, प्लीज़ कुछ खा लो। इसकी हालत देखकर एकदम से अर्शद का दिल पसीज गया। ओके, मैं सिर्फ कॉफ़ी लूँगी। रशीद से कहो मुझे कॉफ़ी बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द है। जावेद ने कनपट्टी मसलते हुए कहा तो अर्शद ने इसका बाजू छोड़ दिया। ओके, तुम आराम करो, मैं रशीद से कहता हूँ, वो तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता है। वो कमरे में बाहर निकल गया। अगली सुबह जावेद को बुखार के साथ साथ फ्लू भी हो गया। इसकी हालत के पेश नज़र वो ऑफिस नहीं गया। रशीद ने सूप बना दिया। रानी इसके लिए सूप लाई तो इस पर बगैर किसी सवाल जवाब या इनकार के इसने खामोशी से सूप पी लिया। अर्शद चला गया ऑफिस? इसने बेसाख्ता पूछा। नहीं बीबी जी, सुबह आपको बड़ा तेज़ बुखार था जी, इसलिए साहब आज दफ्तर नहीं गए। रानी ने इतला दी। ओके, ये बर्तन ले जाओ। जावेद ने सूप पीकर ट्रे रानी की तरफ बढ़ाई। बात सुनो। वो बाहर निकलने लगी तो जावेद ने कब से आवाज़ दी, मोम और डैड तो नहीं है? नहीं जी। वो जवाब देकर कमरे से निकल गई और जावेद ने मायूसी से सर तकिए पर गिरा लिया। आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों से रवां हो गई। इसी असना में अर्शद कमरे में आया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर हूँ, मुख्तसर जवाब। मुझे मोम और डैड से बात करनी है, इसने फरमाइश की। अर्शद ने बगैर किसी बहस तकरार के मोबाइल पर मलक हदायत का नंबर डायल किया और मोबाइल इसे पकड़ा दिया। बाप की शफीक आवाज़ सुनकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डैड मुझे माफ़ कर दे, मैंने हमेशा आपको बहुत तंग किया, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं। दूसरी तरफ मलक हदायत की आंखों में भी आंसू झिलमिला गए। जामीन मेरी जान, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे रवैये ने हमें वाकई बहुत दुख पहुंचाया, मगर हम तुमसे नाराज़ नहीं। अर्शद को तुम्हारी ज़िंदगी का साथी बनाने का फैसला तुम्हारी माँ और मैंने बहुत सोच समझ कर किया और मुझे यकीन है जिस दिन तुम अपनी आंखों से इसके लिए नफरत की पट्टी उतार दोगी तो तुम हमारे इंतखाब पर फ़ख्र करोगी। मलक हदायत इसे शफकत से समझा रहे थे और वो बस खामोशी से इनकी बातें सुनती रही थी। मलक फौजिया बेगम ने भी इससे बात की थी। मॉम और डैड की आवाज़ सुनने के बाद इसके उजड़े हुए दिल को थोड़ा सुकून मिल गया। 2 दिन रेस्ट कर लेने में बाकायदा की इसे मेडिसिन खाने के बाद इसकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी, मगर इस पर आयत पाबंदी अब भी कायम और दायम थी। अर्शद ये एक लम्हे के लिए भी इस पर एतमाद नहीं कर सकता था। वो ऑफिस से वापस आए तो इसके हाथ में बहुत से शॉपिंग बैग्स थे। वो सीधा इसके कमरे में चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ ढंग के कपड़े लाया हूँ, कल से तुम इस तरह के बेहुदा कपड़ों में लिबास नहीं पहनोगी। अर्शद ने शॉपिंग बैग्स इसके बेड पर रखे और इसके 2 दिन से पहने में कैप्री स्लीवलेस टॉप की तरफ इशारा किया। वो खामोशी और हाँ तुम्हारे लिए एक और इत्तला। वो कमरे में से जाते जाते रुका। मैंने रशीद को 2 हफ्ते की छुट्टी दे दी। इसकी बेटी की शादी, कल से खाना तुम खुद बनाओगी। मुझे खाना बनाने नहीं आता, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसने गुस्से से जवाब दिया। नहीं आता तो सीख लो, अब बनाना पड़ेगा तुम्हें। वो ऑर्डर देकर बाहर से निकल गया। रात वो अपने कमरे में टीवी देख रहा था जब इसके कमरे में आकर पूछी थी, मेरी ये कैद कब खत्म होगी? बेजा आज़ादी के भी खूब मज़े लिए तुमने, अब ज़रा इस कैद का भी मज़ा चखो। तड़क कर जवाब दिया गया। मुझे मम्मा डैड से मिलना है, फिलहाल मैं तुम्हें इनसे मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता। क्यों? वो मेरे पेरेंट्स हैं, तुम मुझे इनसे मिलने से नहीं रोक सकते, इसने एहतजाज किया। इनसे ना मिलने का फैसला सिर्फ मेरा ही नहीं, मामून ममानी का भी है। वो खुद तुमसे नहीं मिलना चाहते। जामीन खामोश हो गई। वो कमरे से निकलने लगी तो अर्शद से आवाज़ दी, बात सुनो मेरी। वो रुक गई मगर इसने पलट कर ना देखा। इधर और आकर मेरे पाँव दबाओ। अगला हुक्म मिला। इसने हैरत और गुस्से से फ़ौरन पलट कर इसे देखा। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ, समझे? तुम बीवी तो हो, इस रिश्ते के नाते दबा दो, फरमाइश की गई। बीवी पाँव दबाने के लिए नहीं होती, मगर तुम ठहरे पेंडू, तुम ये बात नहीं समझोगे। वो झंझलाकर बाहर निकलने लगी तो अर्शद ने उठकर इसका रास्ता रोक लिया। तो फिर तुम ही बता दो बीवी किस लिए होती है? चेहरे पर संजीदगी तारी के वजूमानी अंदाज में पूछा गया। मुझे नहीं पता। वो गड़बड़ाकर दरवाज़ा खोलने लगी तो अर्शद ने इसका हाथ पकड़ लिया। जावेद ने एक झटके से अपना हाथ छोड़ लिया। मेरा तो छूना भी गवारा नहीं करती तुम, और शाहजेब की तो बाहों में झूलती होगी तुम। अर्शद ने गुस्से से इसका बाजू में रोड़ा तो इसके लबों से चीख निकल गई, छोड़ो मुझे। वो चीखी। सच सच बताओ, इसकी मोहब्बत में खुद को किस हद तक बर्बाद किया तुमने? इसके सवाल ने इसे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। इसने खुद अर्शद की नज़रों में खुद को गिराया था, सो ये सवाल करना तो अर्शद का हक था। इसने अर्शद की नज़रों में अपना खुद एतमाद तोड़ा था। मेरे पास तुम्हारे इस घटिया सवाल का कोई जवाब नहीं, छोड़ो मुझे। वो दर्द से कराही अर्शद ने अब भी इसका बाजू मरोड़ रखा था। इससे पहले वो कुछ और कहता इसका मोबाइल बाज उठा।
इसकी गिरफ्त जरा सी ढीली क्या पड़ी, जावीन मौका गनीमत समझकर कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन रशीद चला गया और अर्शद से खाना पकाने का ऑर्डर देकर ऑफिस चला गया। जावीन को खाना बनाना नहीं आता तो उसने खाना पकाने की कोशिश भी नहीं की। फ्रिज में जो खाना रखा था रानी ने भाई गर्म करके जावीन के आगे रख दिया। शाम को अर्शद जब ऑफिस से वापस आया तो खाने को कुछ नहीं था। वो टीवी लॉन्च में बैठी थी। खाना नहीं बनाया तुमने? इसने बिगड़े तेवरों से पूछा। नहीं बनाया, मुख्तसर जवाब। तो ठीक है, भूखी रहो। वो अपनी कमीज़ के बाजू फोल्ड करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जावीन ने अपना सर थाम लिया। वो एक हफ्ते से इस अपार्टमेंट में बंद थी। आज इसका दम घुट रहा था यहाँ। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया। आने वाला हर दिन इसके लिए एक नई आजमाइश बन रहा कर आ रहा था। इसने अपनी ज़िंदगी को खुद ही उलझाया था। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी ज़िंदगी को कैसे सुलझाए। ये ज़रूरी तो नहीं कि सूरज सवा नेज़े पे ही आए मोहसिन। कोई अपना जब बदल जाए तो क़यामत हो ही जाती है। ज़िंदगी ज़ावीन के लिए क़यामत ही तो बन गई थी। वो रोज़ इस पर एक नया सितम किया करता था। दूसरे दिन ज़ावीन ने रानी से खाना बनवाया तो इससे अगले दिन अर्शद ने रानी को भी फारिग कर दिया। इसने अर्शद से खूब एहतजाज किया मगर इसने ज़ावीन की एक ना सुनी। वो गिन गिन कर इसे बदले ले रहा था। मलक हदायत और फौजिया बेगम एक महीने के लिए इससे मिले बगैर लंदन चले गए थे। डॉक्टर्स ने मलक हदायत को बाईपास करवाने की हिदायत की थी। वैसे सिलसिले में लंदन गए थे जावीन को राह रास्त पर लाने के लिए एक प्लान के तहत। वो जावीन से नहीं मिल रहे थे। हर तरफ से ज़िंदगी ने जावीन पर अपना घेरा तंग कर दिया। रानी के बगैर अकेले घर में सारा दिन इसने रोते हुए गुजारा। इसे शदीद भूख लग रही थी, सो पेट का दोजख पहुँचाने के लिए इसे किचन में आना पड़ा। इसने कभी किचन में झांक कर भी ना देखा था। सो अपने नाड़ीपन की वजह से अपने लिए अंडा फ्राई करते हुए अपना हाथ चला बैठी। भूख को भूल कर अपने चले हुए हाथ को पकड़ कर रोने बैठ गई। जब अर्शद अपार्टमेंट का लॉक खोलकर अंदर आया तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। इसने किचन में झांका तो डाइनिंग टेबल पर चेयर पर बैठी और रो रही थी। अर्शद ने हाथ में पकड़े शॉपर्स टेबल पर रखकर उसके करीब आया। शाहजेब से बचने का मातम कब खत्म होगा तुम्हारा? तुम्हारी ये रोनी सो देख कर तंग आ गया मैं। वो झंझलाए अंदाज में बेजारियत से बोला कि अचानक इसकी नज़र इसके सीधे हाथ की हथेली पर पड़ी तो बेसाख्ता इसके करीब आया। क्या हुआ हाथ पे? इसके रोने में और ज़रा शिद्दत आ गई। अर्शद ने इसकी हथेली देखी तो मुतफक्कर सा हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हाथ चल गया मेरा। मैंने हमेशा तुमसे बदतमीजी की थी मगर तुम मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। वो शिकवा करती हुई रो रही थी। इसमें क्या कुछ लगाया या यूं ही बैठ कर रो रही हो? अर्शद ने परेशानी से इसका हाथ पकड़ना। मुझे रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है कि एक ही बार जहर देकर मार दो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। वो अर्शद का हाथ छोड़कर बाहर निकल आया। इसका हाथ छोड़कर 15 मिनट के बाद जब वो दोबारा घर आया तो इसके हाथ में कुछ ट्यूब्स थी। अर्शद ने इन ट्यूब्स को मिक्स किया और इसकी जली हुई हथेली पर लेप कर दिया। अब वो खामोश हो गई थी। हाथ धोने के बाद इसने अपनी कमीज़ के बाजू फोल्ड के शॉपर में खाना निकालने लगा। मुख्तलिफ बर्तनों में खाना डालने के बाद अर्शद ने माइक्रोवेव में खाना गर्म किया और साथ ही अपने और जावीन के लिए टेबल पर बर्तन रखे। फिर थोड़ी देर बाद वो सुगड़ औरतों की तरह बड़े सलीके से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुका था। जावीन की भूख फिर से चमक उठी थी क्योंकि ये इसके फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना था। अर्शद ने इसकी प्लेट में चाइनीज़ राइस डाले, पानी के गिलास इसके करीब रखा और खुद खाना खाने लगा। आज इसने ऑफिस में भी लंच नहीं किया था इसलिए इसे भी शदीद भूख लग रही थी। अचानक इसकी नज़र जावीन पर पड़ी। वो बाएं हाथ से बड़ी मुश्किल से चमचे से राइस डालने की कोशिश कर रही थी। अर्शद ने चम्मचा इसके हाथ से ले लिया और फिर इसने राइस भरकर इसके लबों की तरफ चमचा बढ़ाया। जावीन गुस्से से पीछे हट गई। अर्शद शाने उचकाकर फिर से इसकी प्लेट में चमचा रखकर खाना खाने लगा। थोड़ी देर के बाद इसने कनखियों से उसे देखा तो बेबसी से रगबत से खाना खाते हुए देख रही थी। वो सारे दिन की भूखी थी और फिर ये इसकी फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना था। ये तीसरा सितम के इसका सीधा हाथ जला हुआ था और चावल हमेशा चमचे और कांटे की मदद से खाया करती थी। इसे आदत थी। अब उल्टे हाथ से खाना खाने में इसे मुश्किल पेश आ रही थी। अर्शद ने एक बार फिर इसके हाथ से चमचा ले लिया। अगर तुमने अपना खाया तो मैं तीसरी बार हरगिज़ नहीं कहूँगा, तुम्हें खिलाने की कोशिश करूँगा। अर्शद ने इसे धमकी दी तो इसने मुंह खोल दिया। अर्शद ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। फिर एक के बाद दूसरा तीसरा चम्मच छिचक कर इसके हाथ से खाने के बाद इसकी झिझक कम हो गई और फिर इसने पेट भर खाना खाया था। पेट भर कर खाना खाया। और डालूं? अर्शद ने डिश से और चावल इसकी प्लेट में डालने चाहे तो उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं, मैं खा चुकी हूँ। ओके। अर्शद चेयर से उठकर खड़ा हो गया। मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ, तुम पियोगी? अर्शद ने इसे जवाब तलब नजरों से देखा तो उस बात में सर हिला गई। चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाने के बाद इसने खाना उठाकर फ्रिज में रखा। बाकी बर्तन उठाकर इसके सिंक में रखते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे होते हुए मुझे ये सब काम करने पड़ेंगे तो मैं कभी रानी और रशीद की छुट्टी न करवाता। दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले हमेशा इसमें घड़े में खुद ही गिरते हैं। जावीन ने इस पर तंज किया। चलो शुक्र है कम से कम तुम्हें ये तो मालूम हो गया कि दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले हमेशा इस गड़े में खुद ही गिरते हैं, जैसे तुम अपने ही खोदे हुए गड़े में गिर गई। पछतावा तो होता होगा तुम्हें। अर्शद ने भी इस पर तंज करते हुए हिसाब बराबर किया तो वो जज्बत सी हो गई। थोड़ी देर के बाद इसने चाय बनाकर इसके आगे मग रखा और खुद अपना मग पकड़े टीवी लाउंज में आ गया। जावीन अभी उल्टे हाथ में मग पकड़े एहतियात से चलती हुई लाउंज से गुजर कर अपने रूम की तरफ बढ़ी तो अकब से अर्शद ने से याद दिलाया, मैंने तुमसे कहा था कि इस तरह के बेहुदा लिबास मत पहनना, मगर तुम एक इंतहाई ढीठ लड़की हो। मजाल है जो तुम पर किसी बात का असर हो जाए। वो स्कर्ट पर टॉप पहने हुए थी। इसकी आधी पिंडियाँ नंगी हो रही थी। हाँ, मैं वाकई ढीठ हूँ। तुम जैसे शख्स को बर्दाश्त करी हूँ, ढीठ ही तो हूँ। इसने खुद को कोसा। बर्दाश्त का मतलब जानती हो? अर्शद ने मग टेबल पर रखा। मुझे जानने में दिलचस्पी भी नहीं है। जावीन अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करके अंदर चली गई। ये कभी नहीं सुधरेगी। अर्शद ने रिमोट उठाकर चैनल चेंज किया।
जैसे घड़ी चलते चलते अचानक सेल खत्म हो जाने की वजह से रुक जाती है, जावेन की ज़िंदगी भी ऐसे रुक गई थी, ठहर गई थी। रफ्ता रफ्ता वो इसकी कैद की आदी होने लगी थी। अब वो इस घर से निकलने की ज़िद नहीं करती थी। इसने कभी अर्शद से अपने लिए मोबाइल का तकाजा नहीं किया। अगले 2 दिन में इसका जला हुआ हाथ ठीक हो गया और इन 2 दिनों में अर्शद ने इसके खाने पीने का खूब ख्याल भी रखा था। 2 दिन अर्शद ने इसे खुद नाश्ता बना कर दिया। दोपहर और रात में वो रेस्टोरेंट से खाना लेकर आया था। तीसरे दिन इसकी बेहतर होती तबीयत देखकर अर्शद ने इसे नया ऑर्डर दे दिया। मेरे कपड़े प्रेस कर दो। अर्शद ने अपना सूट लपेट कर इसकी गोद में फेंका। मुझे नहीं आता ये कपड़े शपड़े प्रेस करना। जाबिन ने इसका सूट अपनी गोद से उठाकर वापस इसकी तरफ उछालते हुए गुस्से से खाजी से कैच करते हुए इसने पूछा, बाय द वे तुम्हें आता क्या है? इसके बेड पर इसके रूबरू बैठते हुए पूछने लगा, खाना बनाना तुम्हें नहीं आता, कपड़े तुम्हें प्रेस करना नहीं आते, बात करने की तुम्हें तमीज़ नहीं है, अगर कुछ तो आता होगा तुम्हें। हाँ, गुस्सा दिखाना, मुझसे नफरत करना, मेरी हर बात की नफ़ी करना, मुझसे बदतमीज़ी करना, ज़ुबान चलाना, ये सब खूब आता है तुम्हें। अपने इस आशिक पे तो ऐसे रोब नहीं छाड़ती होगी तुम। अर्शद ने मूड में इसका हाथ पकड़ते हुए पूछा तो इसका जख्मी हाथ दिल एक बार फिर किरची किरची होने का। मुझसे इस तरह की फिजूल बातें मत किया करो, कितनी बार कहूँ मैं तुमसे। वो मजबूर बेबस अंदाज में बोलते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी। मुझसे हाथ छुड़ाने की भी बहुत जल्दी होती है तुम्हें। ये बताओ खुद को कितनी बार सौंपा था तुमने इसे? अर्शद ने शदीद तेश में से बालों से पकड़ लिया। इसके मुंह से चीख निकल गई। जब मैं ये बात सोचता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। मेरा जी चाहता है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँ। गुस्से से इसकी आंखें अंगारा होती थी। अर्शद ने अभी भी इसके बालों से पकड़ रखा था। वो दर्द और खौफ से कांप रही थी। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मम्मा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। सिर्फ तुम्हें छुड़ाने की खातिर, तुमसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश में मैंने कभी भी सिगरेट शराब नहीं पी, मेरा यकीन करो। वो ज़ारा को रोते हुए बताने लगी, तुम एक नंबर की झूठी हो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। अर्शद ने इसके बाल छोड़ते हुए गुस्से से कहा, तुम मत करो यकीन, यही मेरी सजा है कि एक फ्लर्ट और चीटर शख्स की खातिर मैंने अपना किरदार साफ होने के बावजूद तुम्हारी नज़रों में गंदा कर लिया, यही सज़ा है मेरी। एक नाफरमान बेटी के लिए ये सज़ा काफ़ी है कि तुम दिन रात मुझे जलील करो। वो हिचकियों से रोने लगी। अर्शद इसके कमरे से बाहर निकल गया। वो सारी रात जावेन ने रोकर गुजारी, अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए गुजारी। अर्शद भी अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सच्चाई जावेन के लहजे से अयां हो रही थी। वो सारी रात खुद को समझाता रहा, इसके सच्चा होने पर खुद को यकीन दिलाता रहा। सुबह जब वो उठकर कमरे से बाहर निकला तो किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। वो किचन में आया तो अपने लिए चाय बना रही थी। एक कप मेरे लिए भी बना देना। अर्शद की बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसके जवाब का इंतजार करते हुए किचन में डाइनिंग चेयर घसीट कर बैठ गई। यहाँ तक कि इसने चाय बनाकर मग इसके आगे रख दिया, मगर बोली कुछ नहीं थी। अम्मा बहुत दिनों से कसूर आने का कह रही हैं, तुम अपने कपड़े बैग में रख लो, आज हम कसूर जा रहे हैं, 2-4 दिन इन्हीं के पास रहेंगे। अर्शद ने इसे बताते हुए जवाब तलब नजरों से देखा, मगर वो कोई भी सवाल जवाब किए बगैर बाहर निकल गया। और फिर ठीक 1 घंटे के बाद ना सिर्फ इसने अपना सूटकेस तैयार कर लिया, बल्कि अर्शद के लाए हुए बुटीक के इन महज़ब सूटों में से एक पहन भी लिया। इसे अपने तैयार होने जाने की इत्तला देने के लिए इसके कमरे में आई तो इसे देखकर एक लम्हे के लिए ना सिर्फ हैरान हुआ, बल्कि अंदर अंदर खुश भी हुआ था। वो इसके लाए हुए बुटीक सूट में मलबूस शानों पर दुपट्टा डाले खड़ी थी। इसे देखकर बेध्यानी में शेप बना दे इसकी थोड़ी पर कट लग गया। खून के कतरे तेजी से वॉश बेसिन पर गिरने लगे। अर्शद ने जल्दी से टिश्यू निकाल कर जख्म पर रखा, मगर कट गहरा लगने की वजह से खून नहीं रुका। जामिन तेजी से खून के कतरे देकर वॉशरूम में आ गई। डिटॉल नहीं है क्या? जामिन ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। अर्शद ने खून रोकने के लिए टिश्यू अपनी थोड़ी पर रखकर दबाया हुआ था। इस कैबिनेट में देखो। अर्शद ने सामने कैबिनेट की तरफ इशारा किया। जाविन ने जल्दी से कैबिनेट खोला और सामने रखी डिटोल की शीशी निकाली। कॉटन नहीं है क्या? आई थिंक वो नहीं है। अर्शद ने कहा तो जाविन ने टिश्यू निकाल कर उजलत में डिटोल इस पर डाला और इसकी थोड़ी पर हाथ हटाकर टिश्यू इसके जख्म पर रख दिया। ब्लड अभी रुक जाएगा। जाविन ने इसे तसल्ली दी। वॉशरूम से निकल की इर्शिद खामोश नजरों से वॉशरूम और अपने रूम से निकलते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि इस लड़की को अपने दिल से कैसे निकाल लूँ। दिन 12 बजे वो कसूर जाने के लिए घर से निकले तो जावेद ने हसरत से आसमान पर निगाह डाली। वो पूरे 22 दिन इस अपार्टमेंट में कैद रही थी। आज 23वें दिन इसने बाहर की दुनिया देखी थी। अर्शद ने इसका हैंड कैरी और अपना सूटकेस जेब में रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। वो इसके साथ फ्रंट सीट पर नहीं बैठी थी और अर्शद ने स्टार भी नहीं किया और पिछली सीट पर बैठ गई खाली और वैरान नजरों से बाहर देख रही थी। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद अर्शद ने बोर होकर इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करते हुए सीडी प्लेयर ऑन कर दिया और अमरिंदर गिल का पंजाबी सॉन्ग गुजरने लगा। एक तेरे लिए मैं लै आया नवी जीप नियो, तू ही आखदी है पेंडू हाँ, एक गल ठीक नहीं हो। जावीन ने बेसाख्ता अर्शद को देखा। इसकी निगाहें भी जावीन पर मरकूज थी। जावीन ने इसकी निगाहों और गाने के बोल सुनकर गड़बड़ाते हुए निगाहें फेर ली। तमाम रास्ते इनके बीच कोई बात नहीं हुई। कसूर पहुंचकर अपने आबाई गांव अपने घर दाखिल होते हुए हशाश पेशाश हो गया। कौसर बेगम इन दोनों को वारिसत के जा रही थी। जावीन को देखकर वो कितनी देरी से अपने सीने से लगाए खड़ी रही। खुशी से इनकी आंखें झिलमिला रही थी। दोपहर के खाने में इन्होंने खूब एहतमाम कर रखा। वाह अम्मा, आपके हाथ के देसी खानों का जवाब नहीं। अर्शद ने मुर्ग पुलाव खाते हुए तारीफ की। बस तुझे तो अपनी कमली सी माँ की तारीफ करने का बहाना चाहिए होता। ज़मीन मेरी शहजादी, ये शामी कबाब लेना, मैंने तेरे लिए आज इतने चीर पीछे अपने हाथों से खाना बनाया।
कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए शामी कबाब की प्लेट इसके आगे रखी तो जावीन खामोशी से शामी कबाब उठाकर खाने लगी। मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे खान साहब में जैसा वनिया खाना तो नहीं बना सकती, माड़ा चंगा गुजारे लायक पका ही लेती हूँ। पुप्पी खाना वाकई मज़े का है। जावीन ने तारीफ की तो कौसर बेगम मुस्कुरा दी। अम्मा ये ज्यादती अपनी बहू को देखकर मुझे तो भूल ही गई आप। अर्शेर ने मुस्कुराते हुए शिकवा किया। चल एवं पते ना मार, मुझे तुम दोनों का कसूर आने पर इतनी खुशी हुई कि मैं की दस्सा। अर्शेर इनकी एक्साइटमेंट पर मुस्कुरा दिया। खाने के बाद कौसर बेगम इन्हें कमरे में ले आई। ओए शन्नो, ज़रा चंगी सी चाय बना के ला। अच्छा मलकानी जी। बर्तन समेटती शन्नो ने इस बात में सर हिला दिया। जरीन पुत्र, मैंने तुम दोनों का कमरा सेट साफ करवा दी, तुम आराम करना चाहो तो थोड़ी देर लेट जाओ। कौसर बेगम ने प्यार से देखा। जी पुप्पी, मुझे रूम बता दे, कौन सा रूम है मेरा। ज़मीन चेयर से उठ खड़ी हुई, इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, वो थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। शन्नो छेती आ इधर, इन्होंने मुलाजमा को आवाज़ दी। जा ज़मीन पुत्र को इनका कमरा दिखा दें। जी अच्छा, आए छोटी बीबी। ज़मीन शन्नो के साथ कमरे से निकल गई। कौसर बेगम ने हाथ में मोबाइल पकड़े, इससे कुछ देखते हुए अर्शद को देखा। गल सुन अर्शद। जी अम्मा। इसने मोबाइल एक तरफ रखा। ज़मीन तो बड़ी सुधरी हुई लगती है, पहले तो गल गल पीछे कट खाने को दौड़ती थी, आज तो बड़ी तमीज़ से गल बात कर रही है। कौसर बेगम में तजस्सुस होने के साथ साथ बहुत खुश भी नजर आ रही थी। अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि सारे कसपल निकाल दूंगा इसके, एक बार इसका निकाह हो जाने दे मुझसे, देख लें तीर की तरह सीधी कर दी है। अर्शद ने मुस्कुराते हुए कहा। ना मेरे पुत्र, ज़रा सख्ती चंगी नहीं होती, लाडो में पली पड़ी, आप पे ठीक हो जाएगी। हर वक्त तो नहीं डांटता तो नहीं इसे, देख इतनी कमज़ोर होगी, इसके माँ प्यो ने देखा तो क्या सोचेंगे वो न माने। कौसर बेगम ने इसे समझाया। अम्मा कुछ नहीं कहते मामून मानी, जितना इसने हमें जलील और बेइज्जत किया ना, इस बेइज्जती के आगे कुछ भी नहीं है मेरा रवैया इसके साथ। और ये आप पे ठीक होने वाली लड़की नहीं है, जानती तो है आप इसे, कैसे जूते की नोक पर रखती थी हमें, इसीलिए मामून मानी ने इसे सुधारने का पूरा हक दे रखा है मुझे। इनके तो कंट्रोल में नहीं थी, पर काट दी मैंने इसके। अर्शद को गुस्सा है। ना मेरे पुत्र, पुरानी बातें भूल जा, नवी ज़िंदगी में पुरानी बातें लाएगा तो ये ज़िंदगी भी चंगी नहीं गुजरेगी। और ज़रा सख्ती ना कर इस पर, वरना टूट जाएगी ये। प्यार से रख इसे, तेरे तो ज़ुबैन के साथ दोहरे रिश्ते हैं मेरे पुत्र, इसका ख्याल रखा कर। पहले ये जैसी भी थी, अब ये तेरी बीवी है, मेरी नूह है, और वो भी इकलौती नूह। कौसर बेगम के लहजे में जावीन के लिए दुनिया जहां का प्यार देखकर वो मुस्कुरा दिया। आहो कौसर बेगम, एडी बेइज्जती तो बात भी नहीं हुई, ऐसी भी औरतें होती है, सादा लोग औरतें। एक तेरे लिए मैं ले आया नवी जीप नीओ, तू ही आख दियां पेंडू हुआ, एक गल ठीक नहीं हो। वो पंजाबी सो गुनगुनाता हुआ कमरे में आया तो वह हैंड कैरी से कपड़े निकाल रही थी। जावेद ने एक नज़र इसको शौक अंदाज में गुनगुनाते हुए देखा और अगले लम्हे नजर हटा रही। तुमने रात का खाना क्यों नहीं खाया? अर्शद ने इसके करीब बेड पर बैठते हुए पूछा। भूख नहीं थी मुझे, मुख्तसर जवाब। क्यों भूख क्यों नहीं थी? वो बेड को पे चित लेट गया। बस नहीं थी भूख, दैट्स इट। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? भवें से उकेड़ कर जावेद ने इसे रिलैक्स मूड में लेटे देखकर पूछा। क्या मतलब तुम्हारा कमरा? मैं अपने और तुम्हारे मुश्तरका रूम में आया। वो एकदम से उठकर बैठ गया। इम्पॉसिबल, मैं तुम्हारे साथ किसी सूरत भी ये कमरा शेयर नहीं करूंगी, तुम जाकर किसी और कमरे में सो। इसने दो टोक अंदाज में फैसला सुनाया। इसमें ऐसा क्या इम्पॉसिबल है? मियाँ बीवी हैं, अब मैं जाकर किसी दूसरे कमरे में सोऊं तो अम्मा क्या सोचेंगी? मैं नहीं जानती वो क्या सोचेंगी, मगर ये तय कि मैं तुम्हारे साथ कमरा शेयर नहीं करूंगी। मोहम्मद इसी अंदाज में बोली। तुम इंतहा दर्जे की जिद्दी लड़की हो, मैं तुमसे बेड नहीं सिर्फ कमरा शेयर करने का कह रहा हूँ, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? इसे गुस्सा है। तो ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं फूफी के पास जा रही हूँ। जावेद ने गुस्से से अपने कपड़े फेंके और बाहर निकलने लगी। अर्शद ने उठकर इसका हाथ पकड़े। तुम इनके पास नहीं जाओगी, छोड़ो मेरा हाथ। तुम हर मामले में मुझसे ज़बरदस्ती क्यों करते हो? अफसरदा लहजे में बोली तो अर्शद ने इसे खूब से करीब कर लिया। सिर्फ एक मामले में तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की मैंने, ये बात तो माननी पड़ेगी तुम्हें। मुझे तंग मत करो, मेरे सर में पहले बहुत दर्द है। इसकी आंखों में बेबसी से आंसू आ गए। लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूँ, इसने ऑफर की। नहीं, तुमसे कोई बैद नहीं, मेरा सर दबाते दबाते मेरी गर्दन ही न दबा दो। इसने तंज के लहजे में शिकवा किया तो अर्शद के लबों में मुस्कुराहट दौड़ गई थी। इतना जालिम नहीं हूँ मैं जितना तुम मुझे समझती हो। जो तुम हो मैं वही समझती हूँ तुम्हें, बेजारियत से जवाब दिया गया। अच्छा तो फिर आज तुम्हें ये बावर करवा ही दिया जाए कि मैं जो नज़र आता हूँ मैं वो हूँ नहीं। वो जुमानी अंदाज में बोलते इसे लेकर बेड पर बैठ के। प्लीज़ मुझे तंग मत करो। साबी ने बिल्तजाई अंदाज में अपने शानों पर फैला इसका बाजू हटाया। तंग तो हमेशा तुमने मुझे किया। इसका अंदाज सरगोशी लिए हुए था। बार बार पुरानी बातें मत दोहराया करो, इसने तंग आकर कहा। तो चलो आज कुछ नई बातें कर लेते हैं। अर्शद ने इसके बालों से कैचे निकाला। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना नई ना पुरानी। उसका हाथ छटक कर उठी। मगर मैं चाहता हूँ कि हम पुरानी बातें भूलकर कुछ नई बातें करें। अर्शद ने फरमाइश की। मैं इस काबिल कहाँ कि तुम मुझसे अपनी फरमाइशें करो। जामीन ने तंजी अंदाज में अर्शद के अल्फाज दोहराए तो मुस्कुरा दी। तंज करना तो कोई तुमसे सीखे, इसने इतराफ़ किया, और बदला देना तुमसे। वो दुबदू जवाब दिया गया। अच्छा क्या बदला लिया मैंने तुमसे? वो अनजान बना। ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या तुमने कितने जालमाना रवैया अपनाए रखा कि मुझसे? तुम भी तो मेरी बर्दाश्त की तमाम हदें तोड़ने पर तुल गई थी, वरना मैंने तो हमेशा तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा। अर्शद राजपूत में था तो इतराफ़ कर गया। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आई, ये सच है, मैंने तुमसे ही मोहब्बत किया। जावी ने हैरत से देखा। मोहब्बत? जावी ने लफ्ज़ मोहब्बत को दोहराया।
हाँ मोहब्बत, मगर तुमने हमेशा मुझसे नफरत की, मेरी इंसल्ट की, मुझे जिच किया, मुझे नीचा दिखाया। अर्शद के शिकवे पर अब इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सच कह रहा था। इसने अपना बाजू भी इसके कंधे से हटा लिया। मैं फूफी के पास जा रही हूँ, उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ओके चली जाओ, मगर इनके कमरे में मत सोना। कब से हुक्म दिया गया, इसका जवाब दिए बगैर वो कमरे से बाहर निकल गई। 2 घंटे के बाद जब वो कमरे में वापस आई तो वो गहरी नींद खुद में लिहाफ ओढ़े सो रहा था। कमरे में जलता आतिशदान अब बुझ गया था। थोड़ी देर बाद वो शशोपन में खड़ी सोचती रही कि वो कहाँ सोए। कमरे में एक बेड के अलावा एक कपड़ों वाली अलमारी थी, 2 चेयर्स और एक टेबल मौजूद था। सोफा होता तो इसी पर सो जाती। बेड पर लिहाफ भी एक ही था। बिलाखिर इसने अपनी गर्म शाल निकाली, बेड से तकिया उठाया और कारपेट पर लेट गई। इसकी आंखों में बचपन से लेकर अब तक की गुजरी अपनी सारी जिंदगी फिल्म की तरह चलने लगी। अर्शद से नफरत, शाहजेब से मोहब्बत तक एक एक याद इसका चेहरा भिगोने लगी। वो क्या थी? और इसने शाहजेब की मोहब्बत में डैड और मॉम से बार बार बदतमीजी की थी। अर्शद से ख्वामखा नफरत की थी। इसकी खातिर कई बार झूठ बोले थे। डैड और मॉम की डांट के साथ साथ अर्शद से थप्पड़ खाए थे। एक ऐसे शख्स के लिए जिसे धोखा दे रहा था, वो ये सब इस शख्स को अपना बनाने के लिए करती रही थी। और जो उसका था ही नहीं, फिर से अर्शद का ख्याल है। वो सच ही तो कह रहा था। तंग तो हमेशा इसी ने अर्शद को किया था, मगर वो कमाल हिम्मत से बर्दाश्त किया करता था। वो पेंडू जाहिल उजट जैसा भी था, कम अज़ कम वो धोखेबाज तो नहीं था। मलक हिदायत ने एक बार ज़ावीन की हरकतों से तंग आकर इसे ज़ावीन को अपनाने की इल्तिजा की और चुपचाप इसने इनके फैसले पर सर झुका लिया। अपनी सोचों को सोचते सोचते, ठंड से ठिठुरते हुए और रोते हुए, सुबह न जाने कब और किस पहर इसकी आंख लगी थी। रात जल्दी सोने की वजह से इसकी आंख भी सुबह सवेरे ही खुल गई। अर्शद ने आंखें खुल कर इधर उधर और ज़ावीन को ढूंढा। वैसे जो ज़ावीन के साथ हो रहा है वो उसके साथ ऐसा होना चाहिए था। जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के बाहर वालों को अपना सगा तस्वर करते हैं, उनके लिए घर वालों को तंग करते हैं, जलील करते हैं, वो फिर खुद भी ऐसे जलील होते हैं। हालांकि अभी अर्शद ने इसे इतना बदला लिया नहीं है। बहुत ज़िद्दी लड़की है। ये सो गई हो कि अम्मा के पास। वो उठकर करीब बैठते हुए जमाई लेते हुए बड़बड़ाया तो बेड के करीब कारपेट पर ज़ावीन की एक पतली सी चादर में सुकड़ा सिमटा सोता हुआ देखकर अगले ही लम्हे फिक्रमंदी से बेड से उठकर इसके करीब आ गया। इसके दिल को एक अजीब सा अफसोस हुआ। अर्शद ने इसके पास बैठकर धीरे से इसे जगाया। क्या है? वो नींद में बड़बड़ाई। तुम्हें सर्दी लग रही है, उठो शाबाश, उठकर बेड पर सो जाओ। अर्शद ने प्यार से कहा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। इसने नींद में डूबी आवाज़ में कहकर अपनी शाल सर तक तान ली। ज़ावीन उठो शाबाश, यहाँ बहुत सर्दी से, उठकर बिस्तर पर आओ। अर्शद ज़बरदस्ती से बाजू से पकड़कर बेड पर ले। वो बेड पर लेटी तो अर्शद हाफिज़ पर उड़ाकर वॉशरूम में घुस गया। नाश्ते के बाद वो छत पर आ गई और अर्शद खेतों में निकल गया था। कौसर बेगम किचन के कामों से फारिग होकर छत पर आई तो वो चारपाई पर बैठी सर्दियों की धूप में बैठने से मज़ा दे रहा था। मेरी शहजादी इत्थे बैठी है। कौसर बेगम चारपाई के करीब रखे मूड़े पर बैठते मोहब्बत से बोली। जी पुप्पी, धूप में बैठना अच्छा लग रहा है मुझे। चल मैं तुझे खेतों में ले जाती हूँ, तुझे वहाँ ले जाकर और भी अच्छा लगेगा। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्शद भी खेतों की तरफ किया। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। इसने इनकार किया तो कौसर बेगम ने उठकर इसका हाथ थाम लिया। यहाँ अकेली बैठकर सवाई सोचने की और क्या करेगी? तो चल मेरी शहजादी, उठ शाबाश, मैं तुझे बाहर लेकर जाती हूँ। तो यूँ चुप चुपीते बैठी है तो मेरे दिल में हौल उठने लगते हैं। वो कौसर बेगम के स्टार पर उठकर चुपचाप इनके साथ चलती। रास्ते में कई औरतों ने मलक अर्शद की शहरी और मॉडर्न बीवी को इश्तियाक से देखा। सरसब्र लहराते हुए खेतों को देखकर वाकई से अच्छा लग रहा था। खेतों में एक तरफ अर्शद ट्रैक्टर चलाते हुए इन्हीं की तरफ आ रहा था। ज़ावीन को यहाँ खेतों में देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। डेरे का मुलाजिम दौड़कर साफ सुथरी चारपाई बिछाने लगा। मलकानी जी, तो तुसी इत्थे बैठो। डेरे के मुलाजिम ने खुश तेजी से कौसर बेगम और ज़ावीन को चारपाई पर बैठने का इशारा किया। वो दोनों चारपाई पर बैठ गई। ज़ावीन हैरान होकर ट्रैक्टर चलाते अर्शद को देखने लगी। असलम, बीवी कैसी है तेरी? कौसर बेगम ने मुलाजिम से पूछा। बस मलकानी जी, ढीली मट्ठी रहती है। दुआ करना इस बार अल्लाह मुझे पुत्र का मुंह दिखाए। असलम सर झुकाए बोला। इसकी 3 बेटियां थी और आजकल इसकी बीवी फिर उम्मीद से थी। अल्लाह तेरी दिली मुराद पूरी करेगा। चल जरा मेरे साथ, इतने दिन के बाद डेरे आई हूँ, तेरी बीवी से मिल लूँ। कौसर बेगम उठकर असलम के साथ सामने बने कच्चे पक्के घर की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद अर्शद भी ट्रैक्टर से उतरकर ज़ावीन के करीब आ गया। वो आए हमारे खेतों में, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको और कभी अपने खेतों को देखते हैं। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ चारपाई पे बैठ गए। तुम्हें ट्रैक्टर चलाना भी आता है? ज़ावीन ने अपनी हैरत को ज़ुबान दी। पेंडू जो हूँ। जिस पेंडू को ट्रैक्टर चलाना ना आए वो इस शहरी की तरह ही होता है जिसे सारी उम्र शहर में रहने के बावजूद उर्दू बोलना ना आए। जवाब में खामोश रही। आई थिंक तुम जिंदगी में पहली बार चारपाई पर बैठी हो। अर्शद ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। और पहली बार यूँ गाँव के खेतों में आई हो, है ना? हाँ, ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी से थप्पड़ खाया तो तुम्हारे हाथ से। ज़िंदगी में पहली बार खाना बनाते हुए तुम्हारी वजह से मेरा हाथ चला। ज़िंदगी में पहली बार आज़ादी के बाद कैद की सोबत उठाई तो वो भी तुम्हारी वजह से। मुझसे किसी ने मोबाइल छीना तो वो भी तुमने छीना। मुझ पर किसी ने पाबंदियाँ लगाई तो वो भी तुमने लगाई। मुझे किसी ने ज़बरदस्ती ये लिबास पहनने पर मजबूर किया तो वो भी तुमने किया। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम हो चुके जो मैंने पहले कभी नहीं किए, इसलिए मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया है। क्या किया है। वो धीरे से बोली तो अर्शद इसे देखे कि ज़िंदगी अक्सर हमें बेबस कर देती है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, मेरे पास तो पहले भी कोई ऑप्शन नहीं था
और गालिबन अब तुम्हारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहाँ इतने काम तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ किए, वहाँ एक और काम नहीं कर सकती तुम? अर्शद ने इसे जवाब तलब नजरों से देखा। कैसा काम? इसने उलझ कर अर्शद को देखा। मुझसे मोहब्बत ना सही तो समझौता ही कर लो, इसने ऑफर की। समझौता ही तो कर लिया, इसने हथियार फेंके, वरना यहाँ तुम्हारे साथ ना बैठी होती। अच्छा, तो ये मौजूदा कब और कैसे हुआ? वो मुस्कुराया, क्योंकि इसे यकीन था कि आज इसने समझौता कर लिया, आने वाले वक्त में इसे अर्शद से मोहब्बत करने पर भी मजबूर कर ही देना था। कुछ चीज़ें अचानक ही हो जाती हैं, खुद ब खुद ही। वो धीरे धीरे बोलती हुई आसमान की उस्तों पर उड़ने वाले परिंदों को देख रही थी और अर्शद वो सिर्फ सावीन को देख रहा था। हाँ, कुछ चीज़ें अचानक और खुद ब खुद ही हो जाती हैं, जैसे मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया, ना चाहते हुए भी खुद ब खुद, न जाने क्यों। इसकी बात पर साबिन ने एक तवील सांस लिया और गर्दन मोड़कर अर्शद को देखा। इतनी खुदसर, अक्खड़, बदमिजाज और ना सुधरने वाली लड़की से क्या जरूरत थी मोहब्बत करने की? पेंडू जो ठहरा शहरी लोगों की हेरफेर और चालाकियों से वाकिफ नहीं था, इसलिए मोहब्बत के धोखे ने बड़ी आसानी से मुझे धोखा देकर तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला कर दिया, वो बेचारगी से बोला। इतने सीधे और बेचारे नहीं हो तुम जितना तो खुद को साबित कर रहे हो। साबिन खेतों में काम करते हारियों को देख रही थी। जिस मर्द की जिंदगी सिर्फ एक ही औरत के गिर्द घूमती है, वो मर्द सीधा साधा और बेचारा ही होता है। अर्शद के अंदाज पर वो धीरे से मुस्कुरा दी। जिंदगी में पहली बार तुमने मेरी किसी बात पर मुस्कुराई, अर्शद ने से याद दिला। और जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने मुझे लड़की की बजाय औरत कहा है। जावेन ने भी इसे याद करवाया तो वो भी मुस्कुरा दिया। सॉरी, मुझे इतनी खूबसूरत लड़की को औरत नहीं कहना चाहिए था। अर्शद ने इसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए इतराफ़ किया। इसी असना में कौसर बेगम भी इनके पास आ गई थी। इन्हें एक साथ एक ही चारपाई पर बैठा देकर इनका चेहरा खिल उठा था। माशाल्लाह, तुम दोनों एक साथ बैठे हुए कितने सोने लग रहे हो। अल्लाह तुम दोनों को नजर बद से बचाए। कौसर बेगम ने इन दोनों की बलाएं लेते हुए दुआ दी। अम्मा चले, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। अर्शद चारपाई से उठ खड़ा हुआ, फिर वो और कौसर बेगम अर्शद की मैयत में चलती हुई अर्शद की जीप की तरफ आई, जिस पर वो पहले स्टार्ट कर चुका था। अर्शद पुत्र, ये नवी गड्डी कब ली तुमने? कौसर बेगम ने जीप में बैठते हुए पूछा। इसे जीप कहते हैं अम्मा, ये हफ्ता पहले मेरी सालगिरह पर मामू ने मुझे गिफ्ट की है। अर्शद ने बताया तो अपने भाई को दुआएं देने लगी। 4-5 दिन कसूर में गुजारने के बाद अर्शद ने कौसर बेगम के सामने अपना वापसी का अंदिया सुनाया तो जावेन ने कौसर बेगम से गुजारिश की, फुप्पी मुझे मॉम और डैड के पास आने तक अपने पास रख लें। वापस जाकर मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। इससे फिर से अपार्टमेंट की तन्हाई और वीरानी से खौफ आने लगा। अल्लाह मेरी शहजादी को कभी कल्ला ना करे। तो जितनी दिन यहाँ मेरे को रहना चाहती है रह ले पुत्र, पर अभी तेरी नवी नवी शादी है मेरे पुत्र, तू अर्शद से इजाज़त ले ले तो और रह ले मेरे पास। जावेद ने अर्शद को देखा मगर बोली कुछ नहीं। अम्मा, मैं फ़िलहाल आपकी बहू को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता, ये मेरे साथ ही शहर में जाएंगी, इसने दो टोक अंदाज में कहा। मगर क्यों? मैं यहाँ पुप्पी के पास रहना चाहती हूँ, इसने एहतजाज किया। और मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बगैर वहाँ अकेला कैसे रहूँगा? बेसाख्ता कौसर बेगम के सामने इसके मुंह से निकल गया। कौसर बेगम मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गई। तुम्हें मेरे होते भी मेरे बगैर रहने की आदत, तुम आसानी से रह लोगे। तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी में अपने होने का एहसास भी तो नहीं दिलाया। जुमानी अंदाज में जवाब दिया कि अब वो लाजवाब होगी। वो शादी से पहले इसकी तकरीबन हर बात मान लिया करता था, अब इससे अपनी हर बात मनवाने लगा था। वो बेबसी की तस्वीर बनी वहीं बैठी रहेगी। कसूर से वापसी पर बिल्कुल ऐसे खामोश बैठी रही जिस तरह वो यहाँ आते हुए थी। अर्शद ने बोरियत से बचने के लिए जीप में कैसेट प्लेयर ऑन किया तो नदीम अब्बास का पंजाबी सॉन्ग गूंजने लगा। तेनू छड्डिए ते थां मरिए, ए दिल तेनू दे बैठे, हुण करिए ते की करिए, नित यार ते जी करदा यार जे कोल होवे, असा दुनिया तो की लेना। अर्शद ने गहरी निगाहों से जावीन को देखा। वो सामने सड़क को देख रही थी, सड़क पर भागती दौड़ती जिंदगी को देख रही थी। अपार्टमेंट में आने के बाद इसने शावर लिया और जब वो जीन्स पर स्वेटर पहने किचन में चाय बनाने आई तो अर्शद पहले से किचन में मौजूद था। मैं अपने लिए चाय बना रहा था, तुम्हारे लिए भी मैंने बना दी है, और ये लो। अर्शद ने चाय का मग इसकी तरफ बढ़ाया और फिर अगले ही लम्हे इसकी चेहरे से नजर न हटा पाया। आज वो खासी निकली निकली सी लग रही थी। बहुत दिनों के बाद इसने जावेन को खुले बालों में देखा था। जावीन ने इसके हाथ से मग ले लिया। मुझे इसकी ज़रूरत थी, थैंक्स, और मुझे तुम्हारी। अर्शद ने दिल में सोचा। चाय अच्छी बनाने लगी हो, जावेन ने किचन से बाहर निकलते हुए कहा। कल मैं रशीद और रानी को वापस बुला रहा हूँ क्योंकि इन्हें छुट्टी पर भेजने का मुझे नुकसान और तुम्हें फ़ायदा हो रहा है। वो इसके पीछे है। वो खामोशी से चाय की सिप लेने लगी। मैं जानता हूँ जब तुम अचानक खामोश हो जाती हो तो यही सोचती हूँ, मुझे छोड़ने का फैसला तो हर रोज़ करती है वो, मगर इसका बस नहीं चलता मेरी वफा के सामने। अर्शद ने धीरे से इसके बालों में हाथ फेरते हुए शेर पड़ा। मुझे चाय पीने दो, वो झंझलाई। ओके, मैं तुम्हारी चाय पीने का इंतजार कर लेता हूँ। वो टांग पे टांग रखकर मुतमिन अंदाज में बैठा। तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि मैं मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया। जावी ने मग टेबल पर रख दिया। मोहब्बत, वफा और शराफत की मिट्टी से बना हुआ, वरना तुम्हारे रवैयों से दिल बर्दाश्त होकर किसी दूसरी औरत के पास अपने जज्बात की तस्कीन बचाने के लिए ज़रूर जाया करता मैं, मगर नहीं, मेरी फितरत में किसी को धोखा देना शामिल नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की और यही मेरी सज़ा है कि मैं अपने जज्बात की तस्कीन भी तुमसे ही चाहता हूँ। अर्शद इसके पास से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और वहीं बैठी इसके लफ्ज़ों पर गौर करती रह गई। वो अपना मोबाइल वहीं टेबल पर छोड़ गया था, मगर जावीन ने इसके मोबाइल को हाथ तक न लगाया। अभी सिर्फ किसी को फ़ोन नहीं करना था। दूसरे दिन वो अपार्टमेंट का लॉक लगाए बगैर ऑफिस चला गया।
ज़ाबीन ने घर से निकलने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि अब इसे किसी से भी नहीं मिलना था। रशीद और रानी वापस आ गए थे। इसी रात अर्शद ने ऑफिस से आते ही इसे रात ऑफिशियल डिनर पर जाने को कहा और हस्बे साबिक इसने जाने से इनकार कर दिया। तुम अकेले चले जाओ, मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, वहाँ सब कपल्स होंगे, मैं अकेला वहाँ कौन लगूंगा। वो उसके कमरे में खड़ा था और इसे रात डिनर पर अपने साथ चलने पर आमादा करने की कोशिश कर रहा था। मगर मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर। ज़ाबीन की सोई एक ही बात पर अटकी हुई थी। तुम कुछ मत करना, बस मेरी बीवी नजर आने की एक्टिंग कर लेना। एक्टिंग तो तुम वैसे भी बहुत अच्छी कर लेती हो। नहीं, इसका चुपता हुआ तंज इसके दिल में पेवस्त हो गया था। कितने बजे जाना है? संजीदा चेहरे के साथ पूछा गया। रात 10 बजे। अर्शद ने इतला दी। ओके, मैं तैयार हो जाऊंगी। वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। बाकी का टाइम इन दोनों ने अपने अपने कमरे में गुजारा। ज़ाबीन के दिल में इसकी एक्टिंग वाली तंजिया बात निकल ही नहीं रही थी। ना जाने कि उसकी आजकल इतनी हसास हो रही थी कि बार बार पर इसकी आंखें छलक जाया करती थी। वो रात को एक कारपेट रोड की तरह समझती थी। वो जिंदगी को एक कारपेटेड रोड की तरह समझती थी, साफ सुथरा और सीधा रास्ता। मगर इस रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर्स थे, कितने गड़े थे, इसका अंदाजा से अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। इसकी इंसल्ट होती थी तो इसका एहसास होता था कि वो अर्शद की कैसे बेइज्जती किया करती थी। ज़िंदगी गुजारने से ज़िंदगी का पता चलता है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा पढ़ने से ज़िंदगी की समझ नहीं आती। इसे भी ज़िंदगी का असल पता अब चल रहा था। इसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी किसी अलजबरे के सवाल की तरह इसका जवाब ढूंढते ढूंढते उलझ गई है। इतनी इन सोचों में गर्क वो गायब दिमाग से तैयार होने लगी। डिनर पर जाने के लिए इसने अर्शद के लिए लाइव कपड़ों में से शिफॉन की नहायत खूबसूरत और नफीस ब्लैक टेल फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे का इंतखाब किया। इसकी दूधिया रंगत पर ब्लैक कलर हमेशा बहुत जचता था। इसके कॉफ़ी कलर के सिल्क के सीधे बाल लंबर तक लंबे थे। नीने इसने खुला छोड़ दिया। पिंक लिपस्टिक और बड़ी 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 खूबसूरत आंखों पर स्याह लाइनर की मोटी सी लाइन लगाने से इसकी आंखें और भी हसीन लग रही थी। इसने लाइनर लगाने के बाद कानों में बूंदे पहने, खुद पर स्प्रे किया और एक बार फिर हेयर ब्रश उठाकर अपने बाल संवारने लगी। जब वो झंझलाया हुआ कफलिंग्स बंद करता हुआ इसके कमरे में आया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? एक तो तुम लड़कियां तैयार होने में घंटों लगा देती हो। इसकी नजर आईने के सामने खड़ी ज़ाबीन पर पड़ी तो अपना अगला जुमला भूल गया। वो इतनी हसीन लग रही थी कि वो मबहूत सा इसे देखे। क्या ज़ाबीन भी इसे स्याह डिनर सूट पर टाई लगाए देखकर हैरान हुई। इसने हमेशा अर्शद को कुर्ता शलवार या शलवार कमीज़ पर वेस्ट कोट पहने देखा था। आज वो स्याह डिनर सूट में अच्छा खासा डैशिंग लग रहा था। हसीन तो तुम हो ही, मगर इतना हसीन लगने की क्या तुम्हें क्या ज़रूरत थी? वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ इसके करीब आया। ज़ाबीन ने हेयर ब्रश रख दिया और जवाब में खामोशी से ड्रेसिंग के दराज से अपने रिंग्स निकालने लगी। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। वो और भी इसके करीब आ गया। मैं इस बात का क्या जवाब दूँ? ज़ाबीन ने आईने में से अपने बेहद करीब अपने में खड़े अर्शद को देखा जो मोहब्बत पाश नज़रों से इसी को देख रहा था। तुम इतना हसीन लगकर मेरी नीयत ख़राब कर रही हो। अर्शद ने अपने बाजू इसकी कमर में हाइल करते हुए अपनी थोड़ी इसके कंधे पर टकाते हुए मोहब्बत से कहा। तो पहली बार ज़ाबीन को झंझलाहट और गुस्सा नहीं आया, बल्कि इसकी हार्ट बीट मिस हुई। ये क्या कर रहे हो तुम? वो धड़कते दिल के इसके हसार में कसमस आई। इसे गालपन, प्यार और मोहब्बत कहते हैं। अर्शद ने मुस्कुराते हुए इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए कहा। तुम भूल रहे हो हमें डिनर पर जाना है। ज़ाबीन ने बिखरी सांसों के साथ इसे याद दिलाया। मैं इस वक्त ये भूल जाना चाहता हूँ कि हमें कहीं जाना है। अर्शद ने दोनों हाथों से इसके चेहरे से बाल हटाते हुए सरगोशी की तो वो बहकने लगा। अर्शद प्लीज़। ज़ाबीन ने पहली बार इसका नाम लेते हुए धीरे से इसके सीने पर अपना हाथ रखकर इसे रोका। इसी असना में अर्शद के पॉकेट में रखा मोबाइल भी बजने लगा। अर्शद के चेहरे पर बेजारियत होता है। इसने झंझलाए अंदाज में अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। ज़ाबीन के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट होता है और वो मौका गनीमत जानकर इसकी गिरफ्त से निकल गई। हाँ शहबाज, मैं बस निकल रहा हूँ। डोंट वरी, हम 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। अर्शद फ़ोन पर किसी को मुतमिन कर रहा था। फ़ोन बंद करने के बाद वो ज़ाबीन की जानिब पलटा। चलो, हमें वाकई देर हो रही है। अर्शद मुस्कुराते हुए इसके कमरे से बाहर निकल गया। फिर डिनर पर हर किसी ने इन दोनों को सताइशी नज़रों से देखा। सभी ने वक्तन फवक्तन शादी की मुबारकबाद दे रहे थे, जिस पर ज़ाबीन सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और अर्शद नहायत खुशगवार मूड में मुस्कुराते हुए मुबारकबाद वसूल करता रहा। ज़ाबीन की नज़र इस डिनर पार्टी में टीना के वालिदैन की तरफ उठी तो ना चाहते हुए भी इनके करीब आ गई। हाय आंटी, टीना कैसी है? ज़ाबीन ने टीना की मॉम से इसका हाल पूछा। बस बेटा, गुजर रही है ज़िंदगी। तुम्हारे मॉम डैड ने चुपके से तुम्हारी शादी कर दी, हमें इनवाइट तक नहीं किया। टीना की मॉम ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए शिकवा किया। जी बस आंटी, मेरी शादी लंदन में अचानक ही मॉम डैड ने तय कर दी। डैड बाईपास के सिलसिले में पिछले 1 माह से वहीं हैं। वो आ जाए तो वलीमा इन्वाइट करेंगे आपको। ज़ाबीन ने बात बनाई। एनीवे, ये बताएं टीना कैसी है? मैं लंदन में रही जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि टीना और शाहज़ेब मंगनी कर रहे हैं। शाहज़ेब का नाम लेते हुए इसके दिल को अजीब सी तकलीफ हुई। बस बेटा, कुछ ना पूछो जो हम पे बीती। एक तवील सांस लेते हुए टीना की मॉम के चेहरे पर अजब सा दुख छा गया। टीना का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। आजकल वो घर में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, ना कुछ खाती है, ना किसी से बात करती है। ज़ाबीन बेटा, तुम किसी दिन टाइम निकाल कर घर लगाओ ना चक्कर। टीना तुम्हारी दोस्त है, इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। इसकी मॉम दुख से इसे बता रही थी और वह हैरान होकर इन्हें देख रही थी। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ आंटी? बस कुछ ना पूछो बेटा, शाहज़ेब के साथ हमने टीना के स्टार पर इसकी मंगनी तय कर दी। वो जॉबलेस था। टीना के पापा ने इसे अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लिया कि चलो शाहज़ेब हमारा होने वाला दामाद है, वो स्टैब्लिश हो जाएगा तो हमारी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हमें क्या मालूम था कि वही हमारी बेटी का फ्यूचर तबाह करके हमें इतना बड़ा धोखा दे जाएगा। शाहज़ेब तुम्हारे अंकल के बिजनेस में 5 करोड़ का फ्रॉड करके
रकम लेकर दुबई फ़रार हो गया और जाते हुए टीना के नंबर पे ये मैसेज छोड़ के कि मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी नहीं, मैंने तो दौलत के लालच में तुमसे मंगनी की थी। आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, लिहाजा मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। धोखा ये सदमा टीना बर्दाश्त न कर सकी और इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। टीना की मॉम की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और ज़ावीन इस इंकशाफ पर जैसे इस खड़ी खड़ी फ्रीज हो गई थी। इसके आसपास जैसे चक्कर चल रहे थे। ज़ावीन बेटा तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें अर्शद जैसा शरीफ और मुखलिस लाइफ पार्टनर मिला। तुम्हारे अंकल अर्शद की बहुत तारीफ़ करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़हीन और काबिल बच्चा। इसने अपनी जहानत और मेहनत से तुम्हारे डैड के बिज़नेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और बेटा सबसे बढ़कर औरत के लिए अल्लाह की तरफ से ये ज़िंदगी नाम होता है कि इसे शरीफ चाहने वाला मुखलिस शौहर मिले। अर्शद हीरा है, इसकी कदर करना। हमने जिस पत्थर को हीरा समझा वो तो जाते हुए हमें भी पत्थर बना गया। टीना की मॉम ने अपने आंसू साफ करते हुए इसे समझाया। अब इसकी नज़र सामने खड़े अर्शद पर जमी थी। वो शहबाज और एक दो दोस्तों में खड़ा खुशकपी में मसरूफ़ था। ज़ावीन की आंखों से आंसू खुश्क हो गए, मंजर साफ हो गया था। वापसी भी बहुत हद खामोश थी, इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? अर्शद ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। गालपन में पहले भी ऐसे खामोश रहती हूँ, वो धीरे से बोली। हाँ मगर आज तुम खामोश होने के साथ बहुत परेशान भी लग रही हो। अर्शद ने इसके हाथ पे अपना हाथ रखा। मामू मम्मानी की याद आ रही है क्या? इसने क्या जाहिर किया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। हम बस घर पहुंचने वाले, मैं घर जाकर तुम्हारी बात करवा दूंगा इनसे। अर्शद ने इसे तसल्ली दी मगर वो फिर भी रोती रही। पता नहीं से क्यों रोना आ रहा था, अपने बच जाने पर या टीना के बर्बाद हो जाने पर, शाहज़ेब की मकरू शख्सियत क्या यहाँ हो जाने पर आया और अर्शद की शराफत और खलूस को जान लेने पर। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो तमाम रास्ते क्यों रोती हुई आई थी। घर आकर वो अपने कमरे में घुस के और बेड पर कितनी देर गुमसुम से अंदाज में बैठी रही। जब वो इसके कमरे में आई, इसके हाथ में ज़ावीन का मोबाइल था। वो इसके पास बैठते हुए धीरे से कह रहा था, मैं तुम्हारा मोबाइल तुम्हें वापस कराऊँ? तुम्हारी नादानियों के बदले मजबूरन मुझे तुम पर इस हद तक सख्ती करनी पड़ी कि मैंने तुमसे तुम्हारा मोबाइल छीन लिया, तुम्हें इस घर में कैद करके रखा। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, मगर मैं मजबूर था ज़ावीन। तुम्हें शाहज़ेब जैसे शख्स से बचाना चाहता था, तुम्हें राह रास्त पर लाना चाहता था। शायद मेरा तरीका गलत था। अर्शद ने इसका मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए इतराफ़ किया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब मत पूछना अर्शद, और प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बचपन से लेकर अब तक हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक रवा रखा, हमेशा तुम्हारी इंसल्ट की। शाहज़ेब से मोहब्बत मेरी कम्युनिटी की सबसे बड़ी नादानी थी। यकीन जानो मैं ज़िद्दी और खुदसर ज़रूर थी, मगर मैंने शाहज़ेब के साथ मिलकर कभी खुद को रुस्वा नहीं किया। मैं आज़ाद ख्याल ज़रूर थी, मगर यकीन करो मैंने कभी सिगरेट या शराब नहीं पी। वो सब ड्रामा था तुम्हें चिढ़ाने के लिए, ताकि तुम तंग आकर मुझसे शादी ना करो। वो एक बार फिर रोते हुए इसे बता रही थी और वो लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए सब कुछ सुन रहा था। जानता हूँ मैं, और मुझे तुम्हारी बदनसीबी पर हद अफसोस है कि इतना कुछ होने करने के बावजूद तुम्हारी शादी भी आखिर मुझसे ही हुई। अर्शद ने से बाजू के घेरे में लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में शामिल होना मेरी बदनसीबी नहीं, मेरी खुशनसीबी है। ज़ावीन ने इतराफ़ करते हुए अपना सर इसके सीने पर रख दिया। बड़ी आंदे आंदी अक्ल आई है खोते दिमाग नूं। तुमको चाहा तो मोहब्बत की समझ आई मुझे, वरना इस लफ्ज़ की तारीफ़ सुना करता था। अर्शद ने इसके आंसू साफ करते हुए शेर पड़ा तो रोते रोते मुस्कुरा दी। खूबसूरत तो पहले भी बहुत था, लेकिन हमने चाहा तो अजब ढंग से निखरा है वो शख्स। अर्शद ने इसकी थोड़ी तले हाथ रखकर इसका हसीन चेहरा देखते हुए कहा तो इसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अब क्या पूरा दीवान सुनाओगे? तुम्हारे हुस्न और मेरे दिल में जो तुम्हारी मोहब्बत है, इसके आगे दीवान भी कम है। अर्शद ने इसका हाथ पकड़ कर उठाया। अब कहाँ लेकर जा रहे हो? इसने हैरानगी से अर्शद को देखा। तुम्हारे और अपने मुश्तरका कमरे में। अर्शद ने इसे मोहब्बत पाश नजर से देखते हुए कहा, मगर तुमने तो कहा था कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इस बेड पर सोने का हक दिया जाए। ज़ावीन को अचानक अर्शद के गुस्से में कही हुई बात याद आई। अर्शद मुस्कुराते हुए इसी तरह अपने हसार मिले अपने कमरे में और इसे इस बेड पर बैठाते हुए धीरे से बोला, बकवास की थी मैंने। मेरे कमरे पर, इस बेड पर, मुझ पर, मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही तो हक है। अर्शद ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा तो ज़ावीन को बेख्तियार अपनी किस्मत पर रश्क आया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अच्छा खासा बोरिंग और अनरोमांटिक इंसान समझती थी। वो मुस्कुराई। तुमने अपने जुमले में लफ्ज़ पेंडू का इजाफा नहीं किया। अर्शद ने शरीर अंदाज में से याद दिलाया तो वो हंस पड़ी। तुम ना सिर्फ एक रोमांटिक इंसान हो, बल्कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। ज़ावीन ने एतराफ़ किया। आज का दिन मेरे लिए बड़ा लकी है। तुम्हें मुझ में मेरी खूबियाँ दिखाई दे रही हैं, और खूबियों के साथ साथ मोहब्बत भी। ज़ावीन ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर इसके सीने से सर टका दिया। अर्शद को भी इस यकीन के साथ मुस्कुरा दिया था कि अब इन दोनों की ज़िंदगी को मोहब्बत, यकीन और इत्मीनान ने अपने हसार में ले लिया था। अब ज़िंदगी के सफ़र में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ इनकी मुंतज़िर थी। जी तो गाइस, यहाँ पे ये हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ये चलो, ऐसे जो ज़ावीन जैसे लोग होते हैं ना, ये जब तक वो नहीं खाते ना, ठोकर नहीं खाते, इनको नहीं आता, इनको चस नहीं आती, इन्हें नुक्कल भी नहीं आती। बाकी सारे इनको समझाते ने जो मर्जी इनको करते ने, इन्होंने नहीं आता। इनको लगता है कि नहीं भाई हम ठीक है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। फिर ऐसे लोग जब ठोकर खाते हैं, ठोकर खाने के बाद पता लगता है नहीं यार मैं ही गलत सी, मेरी अक्ल का आस चलने गई हुई थी, बाकी दुनिया तो सेट है। तो इन लोगों के साथ ऐसा होता है। फिर ऐसे लोगों को झटकों की ज़रूरत होती है। तो अर्शद का रवैया इसके साथ ठीक था। जो वो करती थी उस वैसे वैसे ही जो बोया उसने वही उसने काटा।
तो आपको कैसा लगा ये नावल? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगले हफ्ते मेरे पेपर है, तो आपने बहुत सारी दुआएं करनी है मेरे लिए कि अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। और आपको जैसा कि पता है कि पेपर वाले दिनों में रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो उन दिनों शायद एपिसोड या कोई भी नावल न्यू ना आए, ठीक है। तो मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द कल मिलेंगे अपने न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।